हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान, जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके हम करने वाले जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे PYQs है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पूरा का पूरा पेपर जो बनेगा ना वो इन्हीं PDF के अंदर से होने वाला है। एक एक क्वेश्चन जो है वो डिट्टो होने वाला है आपका। अगर दिमाग में कोई डाउट है तो बिल्कुल निकाल देना। मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं ना कि सर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जा रहे हैं, सर कितना आएगा कितना नहीं आएगा। अभी दिमाग से ये क्वेश्चन आपके निकाल दूंगा, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इस PDF के अंदर से मिस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो PDF है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो वो लैंग्वेज जो है किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। चलो, अब मैं पहले तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर आएगा नहीं आएगा आपका कराया हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक दूसरा चैनल है भरत गोरवाल करके। लाइव सेक्शन पे आना, कोई भी वीडियो खोल लो जिसके अंदर मैंने पेपर एनालिसिस करवा रखा है। अभी है ना, कुछ टाइम पहले जो है वो क्लास 11th का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और अभी 2 हफ्ते 12 दिन पहले बेसिकली क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम था। एक तरफ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोले थे हमारे, और एक तरफ जो है वो क्वेश्चन पेपर खुला था, एक एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था। समझ रहे हो? ज़्यादा दिक्कत हो तो लाइव पे आ जाना, और अगर आपको लाइव प्रूफ चाहिए तो आप मेरे को एग्जाम के दिन मिलना, अपना क्वेश्चन पेपर भेजना, एक एक क्वेश्चन मैच करवा दूंगा। समझ रहे हो? और ये नई बात नहीं है, हमेशा हर साल कुछ बच्चे डाउट करते हैं फिर आके पछताते हैं। मैं नहीं चाहता आप पछताओ, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक क्वेश्चन लर्न कर लेना अपना अच्छे से। और अगर फिर भी डाउट है तो उसके एग्जाम के दिन आ जाना मेरे पास, मैं सारी चीज़ें मैच करवा दूंगा। बट अभी है ना, बिना, ठीक है, इफ़ बट करके सारी चीज़ें जो है वो लर्न कर लो जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है बच्चे। चलो, मैं नहीं चाहता कि आप भी वैसे रिग्रेट करो जैसे बाकी बच्चे करते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर है ना, मैंने जो हमारी सेकंड बुक है, पहली बात तो यह है कि सेकंड बुक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, हर एक चैप्टर के डाल चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 वीडियो के अंदर पूरी की पूरी बुक खत्म करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है, और उनकी PDF का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाली जो PDF है ना, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि सर क्वेश्चन में आंसर किस वे में लिखना है, सर जो आंसर आपने लिखा है सर वो हमें कैसे मिलेगा, PDF कैसे मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करो, लर्न करो अच्छे से, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और रही, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, अच्छा पिछली बार क्या हुआ था, एक बच्चे के 78 आए थे, एक बच्चे के 97 आए थे, एक के 98 आए थे, ऐसे नंबर आए थे। मेरे को बहुत बुरा लगा, ठीक है। और इस बार है ना, मैंने सोच लिया था कि भाई 1 मार्क्स भी नहीं कटने दूंगा, क्योंकि पिछली बार बच्चों के MCQ में मार्क्स कटे थे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बड़े क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर हो जाती है, बट कुछ कुछ MCQ ऐसे होते हैं जिसमें अटक जाते हैं। इसलिए मैंने अलग से MCQ वगैरह के लिए आपके लाइव वगैरह लिया है, तो सेकंड बुक के हर एक चैप्टर का लाइव यहाँ पर मिल जाएगा। और फर्स्ट बुक के भी मैं MCQ का लाइव वगैरह लूँगा या वीडियो वगैरह अपलोड करूँगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 के जो MCQ है उसकी वीडियो जो है वो मैं डाल चुका हूँ, तो ऐसे ही वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आके आप देख लेना, ठीक है जी। चलो जी, अब बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू कर देते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की विशेषता बताओ, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, विशेषता में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है। ये पूछ लिया जाएगा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ कि सोवियत संघ क्यों टूटा। अब कोई चीज़ क्यों टूटती है, जब उसमें कोई नेगेटिव चीज़ें होती है ना, तो सोवियत संघ के नेगेटिव पॉइंट इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है वो सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर कैसे उभरा। तो ऑब्वियस सी बात है, महाशक्ति की बात हो रही है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें होगी तभी वो महाशक्ति बना। समझ रहे हो? तो अगर आपसे पॉजिटिव, अगर सिर्फ विशेषता पूछी जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख दो, अगर विघटन पूछा जाए तो नेगेटिव, और अगर आपसे पूछा जाए विश्व शक्ति कैसे बना तो पॉजिटिव पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो चलो जी, हम आंसर की शुरुआत करते हैं। तो सोवियत संघ, सबसे पहले तो हम विशेषता की बात करते हैं। सोवियत जो प्रणाली है वो पूंजीवाद व्यवस्था के विरुद्ध जो है वो समाजवादी आदर्शों से प्रेरित है। पहला पॉइंट ये लिखना है कि सोवियत प्रणाली जो थी वो समाजवाद जो है विचारधारा से प्रेरित थी। दूसरा, यहाँ पर नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था यानी सब कुछ सरकार के अंडर था, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। यहाँ पर एक दल का प्रभुत्व था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टी हुआ करती थी हमारे USSR में। नेक्स्ट है कि न्यूनतम जो जीवन स्तर की सुविधाएं है ना वो सरकार प्रदान करती थी अपने लोगों को, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। रोटी कपड़ा मकान जो है वो सरकार प्रोवाइड करती थी, मिनिमम चीज़ें। बेरोजगारी का कम होना, यहाँ पर बेरोजगारी कम थी या नहीं थी, ये भी एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उन्नत संचार प्रणाली थी, संचार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो है वो खनिज पदार्थ जैसे कि तेल हो गया, लोहा हो गया, स्टील आदि, वो भी उन्नत भंडार था बहुत ज़्यादा। और दूर दराज के जो क्षेत्र थे उनसे भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया जाता था, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। मिल्कियत पे सारा का सारा जो प्रभुत्व था वो राज्य का था, यानी सरकार का था। सारी ज़मीनें सब कुछ जो है फैक्ट्री वगैरह सरकार की थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, मैंने आपको बता दिया। उत्पादन के जो भी साधन थे ना, सारी की सारी जो चीज़ें थी, खेत थे, है ना, जिसमें भी उत्पादन होता था, फैक्ट्री थी, वो सारी की सारी कंट्री के कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी।
नेक्स्ट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि सोवियत जो है उसमें जो उत्पादन का सर्वनिर्भरता थी, यानी पिन से लेकर कार तक सारी की सारी चीज़ें वो अपनी कंट्री के अंदर ही बनाते थे। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं थोड़ी सी आप कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। एक पॉइंट तो हमने देख ही लिया कि कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और वहाँ पर एक ही पार्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरा ना होना, यानी लोगों की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही थी। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंदर था, भ्रष्टाचार बहुत था, ये वाला पॉइंट है सिंपल। नेक्स्ट है कि जो है संसाधनों पर अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए हो रहा था। बेसिकली मैं आपको बता दूं, यूएसएसआर और यूएस की आपस में लड़ाई चल रही थी और दोनों के दोनों हथियार वगैरह बना रहे थे, और यूएसएसआर के अंदर जितनी भी फैक्ट्री थी जो अच्छा काम कर सकती थी, अब उसको ख़त्म करके जो है वो परमाणु हथियार बनाने में पैसा लगाया जा रहा था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था, ऑब्वियसली बात है। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा पश्चिमी के मुकाबले थोड़ा पीछे था। यूएसएसआर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूएस से थोड़ा पीछे था, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है कि रूस की प्राथमिकता। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, यूएसएसआर है ना 15 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। बट जो दबदबा था वो रूस का ही चलता था, 15 में से एक रूस था और रूस का ही आपको पता है ना कि यूएसएसआर बहुत बड़ी कंट्री हुआ करती थी, बहुत बड़ा एरिया होता था जिसमें 15 अलग अलग राज्य थे और एक राज्य था रूस, और उसी की बात सुनी जाती थी, बाकी 14 की बात ही नहीं सुनी जाती थी। गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध। गोरबाचेव एक पर्सन था, 1985 में यूएसएसआर का लीडर बना था, उसका विरोध वगैरह किया गया। ऑल्दो उसने अच्छे काम किए फिर भी उसका विरोध वगैरह किया गया, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है कि इनको जो इकोनॉमी थी ना, अर्थव्यवस्था थी, वो गतिरुद्ध थी, मतलब आगे नहीं बढ़ रही थी, रुकी हुई थी, ठीक है जी। और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी, ठीक है। पिन से लेकर कार तक सब कुछ यूएसएसआर के अंदर बनता था, बट वो क्वालिटी अच्छी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की इच्छा जो है उसका उभार हो रहा था, मतलब लोग जो है ना वो 15 अलग अलग राज्य कह रहे थे हमको अलग कर दो, हमको अलग कर दो, अपना देश बनाएंगे। और नेक्स्ट है जो पार्टी थी वो जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी, अगर कम्युनिस्ट पार्टी से कोई भी सवाल पूछा जाता था तो वो जवाब नहीं देती थी। ओके, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताओ। जब यूएसएसआर टूट गया तो क्या हुआ, उसके परिणाम बताने, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम जो है वो निम्नलिखित है। पहला, सोवियत संघ जैसे ही टूटा शीत युद्ध समाप्त हो गया। ऑब्वियसली बात है, जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई भी खत्म हो गई। नेक्स्ट है कि एक ध्रुव विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व का उदय हुआ। पहले दो सुपर पावर होती थी, यूएस और यूएसएसआर, जब यूएसएसआर खत्म हो गई तो एक ही सुपर पावर रह गई ना, हमारी यूएस। नेक्स्ट है कि हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। अब हथियार दोनों बना रहे थे, यूएस और यूएसएसआर, यूएस बना रहा था यूएसएसआर के लिए, अब यूएसएसआर ही टूट गया तो यूएस को हथियार बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट है कि नए अलग अलग देश जो हैं उनका उदय हुआ, 15 अलग अलग देश। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर टूट गया, अब जो 15 अलग अलग राज्य थे उन्होंने अपने अपने देश बना लिए और 15 अलग अलग नए देश बने। नेक्स्ट है कि जो पावर पहले यूएसएसआर के पास होती थी ना, वीटो पावर, अब वो वीटो पावर डायरेक्टली जो है वो पहले जो होती थी यूएसएसआर के पास होती थी, अब वो रूस के पास चली गई वो वीटो पावर। अभी बताऊंगा वीटो पावर क्या है, नेक्स्ट आगे चैप्टर में आपको मिलेगा वीटो पावर क्या होती है। बस याद रखना वीटो पावर है ना हमारे 5 देशों को मिली हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। कौन कौन सी? सबसे पहले तो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, और कौन सा है हमारा चाइना, 1 2 3 4, और कौन सा है हमारा सुरक्षा, हाँ एक है हमारा फ्रांस, 1 2 3 4 5। तो इन 5 पावर को जो है वो वीटो पावर मिली हुई है। नेक्स्ट है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में परिवर्तन हो गए। ऑब्वियसली बात है, जब यूएसएसआर टूटा तो शक्ति संतुलन भी चेंज हुआ, ओके। और जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका वर्चस्व बढ़ा, और जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। सर प्रश्न चिन्ह क्यों लग गया? क्योंकि यूएसएसआर समाजवादी आइडियोलॉजी पे चलता था। अब ऑब्वियसली बात है यूएसएसआर टूट गया तो लोगों को समझ आया कि यार समाजवादी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और शॉक थेरेपी को अपनाया गया। ये लास्ट परिणाम था। अभी शॉक थेरेपी क्या होता है? शॉक थेरेपी की अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें ना, तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या? आघात पहुंचाकर उपचार करना। बेसिकली अब क्या था, यूएसएसआर की जो 15 अलग अलग कंट्री बन गया था ना, यूएसएसआर टूटने के बाद 15 अलग अलग कंट्री बन गया था, उन्होंने क्या किया कि उनको ये समझ आ गया था कि यार समाजवादी आइडियोलॉजी पे अगर हम चले तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, समाजवाद की जगह पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। और उन्होंने हेल्प मांगी किससे? उन्होंने हेल्प मांगी जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और विश्व बैंक से। तो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया इन दोनों ने, और उस मॉडल को कहा जाता है शॉक थेरेपी। उन्होंने क्या किया कि इन देशों को बोला कि ठीक है हम आपको साम्यवाद से पूंजीवाद में कन्वर्ट करेंगे, और इसी चीज़ को कहा जाता है शॉक थेरेपी, ठीक है जी। अब शॉक थेरेपी से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो अभी हम देखेंगे। बट पहले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत जैसे देशों का सोवियत संघ के विघटन के परिणाम से क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। मतलब क्या
क्या चीज़ हुई, मतलब भारत को क्या असर पड़ा जब सोवियत संघ टूटा, तो भारत को क्या प्रभाव पड़ा। पहले तो विकासशील देश की घरेलू राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत को थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि अमेरिका में ना बाकी चीज़ों में थोड़ा पहले क्या होता था, यूएस और यूएस के साथ दोनों होते थे, अब दोनों एक दूसरे की मतलब कंट्रियों में इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि यूएस को पता था अगर मैं किसी कंट्री में इंटरफेयर करूंगा तो उस कंट्री में यूएसएसआर भी आ जाएगा, जो दोनों इंटरफेयर नहीं करते थे। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा, भारत के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो इससे भारत को भी थोड़ा प्रभाव पड़ा। विश्व में महत्वपूर्ण संगठनों में अमेरिका का प्रभुत्व वगैरह बढ़ा, जिससे भी इंडिया को भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारत और अन्य विकासशील देशों पर अति नियंत्रण की सुविधा मिल गई, अति नियंत्रित प्रवेश की सुविधा वगैरह मिली। अब जो एक तरह से कह सकते हो मल्टीनेशनल कंपनियां थी ना, उनका थोड़ा डोमिनेंस क्रिएट हुआ, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है। ये दे रखा है कि सोवियत जो आइडियोलॉजी थी, सोवियत अर्थव्यवस्था थी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी, दोनों में क्या डिफरेंस था। सबसे पहले सोवियत जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, और इसमें सरकार में ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, सरकार का ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, सब कुछ जैसे एक सिस्टम चलता था, सारी चीज़ें सिस्टम वगैरह से होती थी। यहाँ पर बिल्कुल प्रतियोगिता थी, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी। ये समाजवादी आइडियोलॉजी से प्रेरित थी, ये पूंजीवादी आइडियोलॉजी से प्रेरित थी अमेरिका की। यह उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। ये व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर व्यक्तिगत पूंजी को महत्वता दी जाती थी, ठीक है। चलो शॉक थेरेपी का क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी मैं आपको बता चुका हूँ, शॉक थेरेपी की विशेषता और शॉक थेरेपी का परिणाम, कि शॉक थेरेपी में क्या क्या चीज़ें हुई और शॉक थेरेपी जब अपनाई गई तो उसके क्या परिणाम निकले, पॉजिटिव परिणाम निकले या नेगेटिव परिणाम निकले। पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव परिणाम निकले, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब यूएसएसआर के वो जो 15 अलग अलग देश ने, उन्होंने जब शॉक थेरेपी को अपनाया तो उनका बेड़ा गर्क हो गया। क्या क्या बेड़ा गर्क हुआ उसी के बारे में पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि सोवियत जो यूएसएसआर सॉरी शॉक थेरेपी में क्या क्या बातें बोली गई थी। पहली बात तो ये बोली कि जी साम्यवाद के अंदर सब कुछ जो था वो सरकार के कंट्रोल में था, अब उसे निजी कर दो, उसको बेच दो, ये बात बोली गई थी शॉक थेरेपी में। दूसरी बात कि अब कुछ सब कुछ जो निजीकरण हो रखा, जो सब कुछ सरकार का था अब उसका निजीकरण किया जाएगा, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म आएंगे, मुक्त व्यापार जो है उसको अपनाने की बात करी गई, ठीक है, कि अब हर कंट्री से ट्रेड करो। नेक्स्ट है कि मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता को ज़्यादा किया गया, बढ़ावा दिया गया, और साथ में जो पश्चिमी देश है ना, जो अमेरिका वगैरह जैसे पश्चिमी देश है, उनके साथ आर्थिक जुड़ाव की बात करी गई। पहले जो यूएसएसआर था वो किसी के साथ व्यापार नहीं करता था, बट अब क्या किया, बोला गया कि आपको पश्चिमी देशों के साथ ज़्यादा व्यापार करना है। ये सारी की सारी चीज़ें शॉक थेरेपी में बोली गई। अब क्या इसका फ़ायदा हुआ? नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। जब यूएसएसआर के 15 देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया तो बेड़ा गर्क हो गया। पहली बात, जो हमारी आप कह सकते हो कि जो एक जनता को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस हो गई। पहली बात तो यही। दूसरी, जो पूरा जो राज्य नियंत्रण जो आर्थिक ढांचा था ना वो भी चरमरा गया, जो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था वो भी चरमरा गया। नेक्स्ट है कि अब देखो ये क्या बात बोली गई थी ना कि निजीकरण करेंगे, जो भी सब सरकार के कंट्रोल में उसको बेच देंगे। तो बेचने के लिए ना एक नीलामी करी गई, और नीलामी के लिए सबको लेटर दिया गया कि जी बिडिंग होने वाली है, आप आना, नीलामी होने वाली है। तो है ना, अब हुआ क्या कि जिन जिन लोगों को लेटर वगैरह दिया गया ना, उन्होंने वो बेच दिया, वो लेटर बेच दिए, और जो बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की इंडस्ट्री थी वो हज़ारों में बिक्री थी। तो इसी वजह से इसको गहरा सेल, इतिहास की सबसे बड़ी गहरा सेल कहा जाता है। गहरा सेल का मतलब क्या होता है, जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो बहुत मतलब महंगी महंगी चीज़ें जो है ना बहुत सस्ते में बिकती है, तो इसी को ही गहरा सेल कहते हैं। गैराज के अंदर जब सेल लगाई जाती है ना तो बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है वहाँ पर, तो इसलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी गहरा सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या असर पड़ा शॉक थेरेपी अपनाने से? जो हमारी रूबल थी, जो रूस की करेंसी थी, उसमें गिरावट आ गई। मुद्रास्फीति यानी इसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जो इनकम है वो भी ख़त्म होने लगी, जो उन्होंने सेविंग कर रखी थी ना वो भी ख़त्म होने लग गई। सामूहिक खेती जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद जो है वो खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम भी आ गई। सर इसका क्या मतलब है? अरे सारी पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब वो सारी बेच दी गई ज़मीन। अब ज़मीन पे क्या है कि लोगों को अच्छे से फार्मिंग करनी ही नहीं आती थी ढंग से। पहले तो सरकार के कंट्रोल में सब कुछ सही से चलता था, बड़ा हो गया बेड़ा गर्क, जिसकी वजह से जो है वो इतना उत्पादन नहीं हो पाया। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद भी कम हो गया था, जीडीपी कम हो गई थी। याद रखना, देखो जीडीपी कभी कम नहीं होती। जीडीपी है ना, बेसिकली जीडीपी जो है उसका परसेंटेज गिर जाता है। मान लो 10% से आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो 5% बढ़ेगी। पर अगर हम यूएसएसआर की बात करें ना तो वहाँ पर जब उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया, जिन भी 15 देशों ने, उनकी जीडीपी गिर गई। सोचो 10 साल पहले जितनी जीडीपी थी उससे भी कम हो गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था भी खत्म हो गई। पहली जो है वो यूएसएसआर रोटी कपड़ा मकान फ्री में देता था लोगों को, वो भी सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। लोगों को गरीबी की मार झेलनी पड़ी, ठीक है। और जो बुद्धिजीवी हैं
जो थोड़े इंटेलिजेंट थे वो तो देश छोड़ के भागने लग गए, उनको तो पता था। और एक माफिया वर्ग भी उभर गया, माफिया वर्ग क्यों उभर गया, अब सारी की सारी पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल, अब गवर्नमेंट से कौन हफ्ता लेगा। बट जब जो कंपनियां थी वो लोगों को बेच दी गई, तो उन लोगों से जो है वो हफ्ता वसूली और ऐसी चीज़ें जो है स्टार्ट हो गई, माफिया वर्ग उभरने लग गया। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि यूएसएसआर के राज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती थी, इस पर अपने विचार बताइए। ठीक है, बेसिकली जब यूएसएसआर जो है वो टूटा, यूएसएसआर जब टूटा तो बहुत अलग अलग राज्य बने, उन राज्य में भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो प्रॉब्लम क्या थी, और ये एक एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और इसके लिए वो एमसीक्यू की वीडियो देखना मत भूलना जो मैंने बनाई है ये वाली। ठीक है, चलो बाकी मैं चैप्टर वाइज या 2-3 चैप्टर मिला के जो है वो एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगा, बट पहले ये सुन लो कि क्या क्या प्रॉब्लम। पहली बात तो चेचन्या और दागिस्तान के अंदर जो है वो अलगाववादी आंदोलन हुए। जो चेक स्लोवाकिया था वो तो 2 भाग में टूट गया, चेक और स्लोवाकिया। ये बेसिकली दोबारा से बताता हूँ, यूएसएसआर जब टूटा तो 15 अलग अलग देश बने ना, तो 15 अलग अलग देश में बहुत दिक्कतें आई। क्या क्या दिक्कतें आई वो बता रखी है। तो जो 2 अलग अलग एरिया थे ना हमारे रूस के अंदर या यूएसएसआर के अंदर, चेचन्या और दागिस्तान, उसमें तो अलगाववादी आंदोलन चले। हमारा जो चेक स्लोवाकिया था 15 में से एक राज्य, वहाँ वो अलग हो गया, टूट गया, चेक बन गया, स्लोवाकिया बन गया। जो बल्कान एरिया के क्षेत्र थे, जैसे कि हमारा यूगोस्लाविया हो गया, वो भी कई प्रांतों में टूट गया, जिसमें गोविना हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, और अलग अलग देश बन गए। जो बाल्टिक क्षेत्र थे हमारे, जिसमें एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया था, वो 1991 में उन्होंने सोवियत जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ था, जिसको हम यूएन बोलते थे, उसको ज्वाइन कर लिया। और 2004 में उन्होंने नाटो को भी ज्वाइन कर लिया, बाल्टिक क्षेत्रों ने। और जो तजाकिस्तान थे वहाँ पर तो 2001 तक गृह युद्ध चला, 10 सालों तक, यानी 1991 से गृह युद्ध शुरू हुआ और 2001 के अंदर गृह युद्ध वगैरह ख़त्म हुआ। अज़रबाईजान और आर्मेनिया के अंदर भी लड़ाई चली, यूक्रेन वगैरह के अंदर भी गृह युद्ध वगैरह चले इन एरियाज़ के अंदर तो। ठीक है, और बहुत सारी जो अलग अलग कंट्रियाँ थी ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मध्य एशिया के देशों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो क्योंकि यहाँ पर तेल वगैरह और पेट्रोल वगैरह बहुत सारे थे। ओके, नेक्स्ट है कि भारत का जो पूर्वी साम्यवादी देश थे उनके साथ कैसे संबंध थे। भारत के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे, वैसे तो सबसे ही अच्छे थे, बट खास तौर पर हमारे जो संबंध है वो रूस से बहुत अच्छे थे। ठीक है, रूस ने 2001 में भारत के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट भी किया था। 80 द्विपक्षीय द्विपक्षीय जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हम जो है वो रूस से हथियार वगैरह खरीदते थे, तेल वगैरह खरीदते थे, है ना, और ये सारी की सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो यूएसएसआर हमारी या रशिया हमारी हेल्प भी करता था। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस वगैरह, उसमें भी रूस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। तजाकिस्तान और जो हमारा तुर्कमेनिस्तान है, उनसे भी कहीं ना कहीं हमने जो है वो अपने इम्पोर्ट्स बढ़ाए हैं तेल वगैरह के। ये वो 15 में से एक राज्य हैं ये दोनों की दोनों, तो उनसे भी थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा वगैरह हुआ। और गोवा में भी हमने सम्मेलन वगैरह किया था भारत और रूस में। ठीक है, ये 17वां सम्मेलन था जिसमें पुतिन वगैरह भी आए थे, व्लादिमीर पुतिन रशिया के लीडर हैं, और नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों थे। अब ये वही बात है, थोड़ी मैंने इंग्लिश में लिख दी कि रशिया को क्या फ़ायदा था और इंडिया को क्या फ़ायदा था। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया को क्या मिलता था, कश्मीर इशू पे जो है वो रशिया हमारा साथ देता था। पाकिस्तान बोलता था कि नहीं कश्मीर जो है वो आपका नहीं है, बट रशिया बोलता था नहीं जी कश्मीर जो है पूरा का पूरा इंडिया के है। तेल को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं साथ देता था, तेल देता था ना हमें, और हमें हथियार वगैरह भी देता था, इन्फॉर्मेशन वगैरह टेररिज्म से रिलेटेड वो हमारे से शेयर करता था, चाइना के साथ बैलेंस बनाने में हेल्प करता था। रशिया को क्या फ़ायदा होता था, उनको खरीदार मिल गए अपने हथियारों के, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो में कहीं ना कहीं हेल्प करता था, और साइंटिफिक प्रोजेक्ट में भी कोलैबोरेशन वगैरह किया था रशिया ने हमारे साथ। ओके, चलो जी, अब है ना देखो, मेरे को लगता है कि यार मैंने चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं गोरबाचेव वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, और फिर चलो पहले ख़त्म ही कर लेते हैं। गोरबाचेव की बात करते हैं। गोरबाचेव तो रोग का निदान ठीक से कर रहे थे, वह सुधारों में प्रयास भी कर रहे थे, फिर भी सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। मैं आपको बताता हूँ, 1985 में ना जो हमारे गोरबाचेव थे, मिखाइल गोरबाचेव इनका पूरा नाम था, 1985 के अंदर यूएसएसआर के लीडर बने। परंतु इन्होंने अच्छी चीज़ें भी करी, जैसे ये 2 पॉलिसी लेकर आए थे जिसको कहते हैं पेरिस्त्रोका और ग्लासनोस्ट। पेरिस्त्रोका का मतलब होता है ओपननेस, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, पुनर्निर्माण करना। तो ये 2 पॉलिसी तो मतलब बहुत अच्छा कर रहे थे। अमेरिका के साथ इन्होंने हथियारों की होड़ ख़त्म कर दी थी, है ना, अफ़गानिस्तान से सेना वापस बुला ली थी इन्होंने, जर्मनी का एकीकरण किया था, शीत युद्ध समाप्त कर दिया था, है ना, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो नहीं पाया। पता है क्या, गोरबाचेव जो है
लोग समझते थे, नॉर्मल लोग, यूएसएसआर के गोरबाचेव बहुत ही काम तो कर रहा है बट बहुत धीरे काम कर रहा है, जबकि इसकी जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी वो सोचती थी कि बड़ा तेज काम कर रहा है, बंदा बीच में फंस गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया और इसको जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अरब स्प्रिंग क्या है। ये तो बहुत बार मैंने आपको बता रखा है अरब स्प्रिंग क्या है। 21वीं शताब्दी में ये एक आंदोलन शुरू हुआ था, ये टूनेशिया से शुरू हुआ था। टूनेशिया के अंदर एक फ्रूट सेलर थे, मोहम्मद करके नाम था उनका। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को आग लगा ली, क्योंकि उनसे भ्रष्टाचार वगैरह, उनसे पैसे मांगे जाते थे, ये सारी की सारी चीज़ें मांगी जाती थी, उनसे हफ्ता वसूली करी जाती थी ऑफिसर के द्वारा। तो उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। उसके बाद तो लोगों ने आंदोलन कर दिया, और आंदोलन में सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, गरीबी, ये सारी चीज़ें मिला दी कि जी, और है ना उन्होंने बोला कि सरकार को हट जाना चाहिए। अब है ना क्या हुआ, आसपास के जो भी देश थे उनमें भी ये जो आंदोलन था वो फैल गया, और इसी को अरब स्प्रिंग कहा गया। और इससे बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी। एक पर्सन थे हमारे मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर, जिसका नाम था हुस्नी मुबारक। उनको कोई मुबारक काम नहीं हुआ इनके साथ, क्योंकि इनको इनकी पोस्ट से हटना पड़ा। 1799 से ये लीडर थे इजिप्ट के, उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी। ठीक है, और ये 2009 के अंदर जो है वो पूरे, ये अरब स्प्रिंग वैसे मैं बता दूं 2009 के अंदर हुआ था, टूनेशिया से स्टार्ट हुआ था। 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी, चलो, तो बसंत आ गया था एक तरह से। बसंत का मतलब क्या होता है, अरब का मतलब, स्प्रिंग का मतलब तो आपको पता है बसंत होता है। तो हमारे अरब के देशों में एक स्प्रिंग आ गई थी, लोकतंत्र की स्प्रिंग आ गई थी, लहर आ गई थी। ठीक है, तो सारे के सारे जो अरब के अंदर सारे के सारे जो देश थे, वो जो ऑटोक्रेटिक चल रहे थे, या जो एक तरह से क्या तानाशाह चल रहे थे, वहाँ पर लोकतंत्र आना शुरू हो गया था। ओके, चैप्टर नंबर 2 कराने से पहले मैं एक बार चैप्टर नंबर 3 और 4 पे आना चाहता हूँ। क्यों, चैप्टर नंबर 2 की मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिया है, तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि दोबारा बताने का कोई फ़ायदा नहीं है ना बच्चे, चीज़ें बार बार रिपीट करूँगा मैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो मैं पहले चैप्टर नंबर 1 के भी 2-3 क्वेश्चन पे रुक रहा था, मैंने सोचा यार पहले चैप्टर बाकी करवा दूँ, बट इसी वजह से मैं ये स्किप नहीं कर रहा। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 की वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसी वीडियो का। यूरोपीय संघ, ये वाला जो है ना हमारा यूरोपीय संघ के सारे क्वेश्चन मैंने समझा रखे हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले चैप्टर पे। और नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर है वो आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 1, 2, ये वाला 3 वाला चैप्टर है, जिसमें हमारे जो दक्षिण एशिया है उनके देशों की बात हो रही है, अलग अलग देशों के बारे में बता रखा है। ठीक है जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको आ सकता है 3 नंबर में। ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं बनता है, 3 नंबर में इस क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ क्वेश्चन। देखो इस पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आधा क्वेश्चन भी छोड़ने की गलती मत करना। एक तो बहुत बड़ी बात है, एक लाइन भी छोड़ने की गलती मत करना। 5 में से 5 अपने को लाने हैं, 3 में से 3 लाने हैं, और 2 नंबर के क्वेश्चन पे 2 नंबर लाने हैं पूरे। चलो, तो पाकिस्तान के अंदर है ना लोकतंत्र नहीं रह पाया कभी, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल आ जाता था कभी, है ना, उसके बाद फिर दोबारा लोकतंत्र आ जाता था, फिर दोबारा मिलिट्री रूल आ जाता था। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र लगातार क्यों नहीं रह पाया जैसे इंडिया के अंदर रहा? इंडिया के अंदर आज तक कभी मिलिट्री रूलर नहीं आए पावर में, पाकिस्तान के अंदर आए हैं। तो ऐसा क्यों है? यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी और जो अभिजन का सामाजिक दबदबा है, जिसकी वजह से निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। बेसिकली यहाँ पर क्या था, वैसे पाकिस्तान तो हमारा ही है, ठीक है, हमारा मतलब ज़मीन भी हमारी और हमारा भी है। अब रिश्ता क्या है आप बता देना मेरे को, क्या क्या है वो हमारा। तो यहाँ जो है वो सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी, ठीक है, ये सारे के सारे का दबदबा है, और ये लोग कहते हैं कि जे आर्मी को वोट करो, आर्मी को जिताओ, आर्मी को सपोर्ट करो। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो सरकारों को गिराकर सैनिक शासन शुरू हुआ, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ के सेना, धर्मगुरु इनका ज़्यादा दबदबा है, लोकतंत्र का दबदबा नहीं, मंत्रियों की कोई बात ही नहीं सुनता। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी चली रहती है, लड़ाई वगैरह चली रहती है, और ये हमेशा हारते हैं। तो इनको डर ये था कि अगर कभी मान लो लोकतंत्र रहे देश के अंदर, तो हम तो और बुरी तरीके से हारेंगे, हार तो वैसे ही नहीं है, और बुरी तरीके से हारेंगे। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर आर्मी को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। इनको लगता है कि आर्मी को सपोर्ट करने से इंडिया से जीत जाएंगे, गलत फहमी पाल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का भी अभाव था। आसपास के जो देश थे वो भी नहीं चाहते थे कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर डेमोक्रेसी आए। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान में सबसे जो है वो सबसे बढ़िया बिजनेस पता है पाकिस्तान में क्या है? टेररिज्म का, आतंकवाद का। तो आसपास के जो देश हैं, या मैं कहूँ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनको लगता है कि यार अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी ना, तो आतंकवादी खुले हंडेंगे, खुले घूमेंगे। तो ऐसा ना हो, इसी की वजह से वो सेना को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सेना तो टेररिस्ट कोई दिखेगा
उसको सीधा गोली मार सकती है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बट डेमोक्रेसी में टाइम लगता है। ऑल दो अलग बात है कि जो वहाँ की जो आर्मी है उनके खुद के टेररिज्म के कैंप चलते हैं, बट ठीक है, समझ गए ना। ये तो ये सारे के सारे पॉइंट है जिनकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। अब बात करते हैं जी नेपाल की। नेपाल की स्टोरी आपको पता ही है कि नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना बताइए, ठीक है। तो नेपाल की पूरी स्टोरी वगैरह बता देता हूँ, बाकी ये रीड वगैरह कर लेना। तो नेपाल आपको पता है कि एक हिंदू राज्य था, वहाँ पर एक हिंदू किंग भी था, ज्ञानेंद्र नाम था उनका। तो बेसिकली वहाँ पर है ना, लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट करे कि हमको क्या है कि डेमोक्रेसी वगैरह ला के दो, किंग वगैरह को हटाओ। तो वहाँ पर क्या हुआ, 1990 के अंदर है ना, जो हमारे वहाँ के राजा थे उन्होंने क्या किया था कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए पार्लियामेंट बनाया था, ठीक है। 2002 में राजा ने संसद को, फिर बाद में क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से किंग को गुस्सा आ गया, राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने लगा यार मैं तो पार्लियामेंट बना रहा हूँ और ये तो मेरे पे सर पे चढ़ते जा रहे हैं। तो इन्होंने 2002 के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको भंग कर दिया। लोगों का और गुस्सा भड़का, ठीक है। और 2006 के अंदर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ और बहुत सारी जो अलग अलग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो सारी की सारी साथ में आ गई और उन्होंने एक 7 पार्टी अलायंस बनाया जिसमें मार्क्सिज्म और मार्क्सवादी और माओवादी लोग सारे के सारे साथ में आए। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वहाँ के किंग वगैरह को हटा दिया और वहाँ पर एक डेमोक्रेसी वगैरह लाई गई। 2015 आई है, डेमोक्रेसी वगैरह लाई गई। और गिरजा प्रसाद जो कोइराला है, कोइराला समझते हो, एक हमारी एक एक्ट्रेस भी है कोइराला, वो बेसिकली नेपाल की प्रिंसेस है। नाम बताना आपका, मनीषा कोइराला, ठीक है। पिक्चर वगैरह देखना फिर याद आ जाएगा आपको मनीषा कोइराला कौन है, ठीक है। तो नेपाल के अंदर भी नेपाली कांग्रेस पार्टी। अब आप बोलोगे सर नेपाल के अंदर भी कांग्रेस है तो राहुल गांधी जी से बनती होगी इनकी, नहीं नहीं। बेसिकली कांग्रेस का मतलब, अगर डायरेक्टली इंग्लिश का वर्ड है और अगर आप इसको थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप। तो नेपाल की कांग्रेस पार्टी का इंडिया की कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो ऐसे कांग्रेस तो चाइना के अंदर भी है ना, उनके तो उसी का नाम का कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस, ठीक है। चलो, तो वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना आपको। तो वहाँ पर उनके प्रधानमंत्री जो है वो सबसे पहले गिरिजा प्रसाद कोइराला जो है वो आए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से राजतंत्र वगैरह ख़त्म हो गया था हमारे नेपाल के अंदर। और वहाँ पर जो है 2015 के अंदर जो है एक नया संविधान भी आया था, ठीक है। और बहुत इशू भी चला था, ठीक है। मैं बताऊँगा, चलो देखो, अपने को अभी मार्क्स से मतलब है, बाकी इससे रिलेटेड भी एक स्टोरी है। जब 2015 के अंदर संविधान बन रहा था ना, तो हमारे जो उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे, उस टाइम के अभी भी हैं हमारे, जयशंकर जी है ना, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो उन्होंने नेपाल को थोड़ा हड़काया था। क्यों हड़काया था, मतलब उन्होंने बोला था कि भाई थोड़ा ढंग से बनाना, ऐसा कुछ ना हो कि हमारे पे थोड़ी दिक्कत आ जाए, समझ रहे हो। चलो, वो बात अलग है, वो कभी बाद में स्टोरी बताऊंगा। अभी अपन फुल मार्क्स की तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम में मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की स्टोरी, पूर्व पाकिस्तान की स्टोरी पता ही है आपको। 1947 से लेकर जो है 1971 तक जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और उस टाइम बांग्लादेश को कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, जो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था, वो उसमें उर्दू का बोलबाला था। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर बंगाली भाषा बोली जाती थी, परंतु उर्दू भाषा के जो लोग थे, जो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था, वहाँ की संस्कृति को दबाना चाहता था, बंगाली लैंग्वेज को, कल्चर को दबाना चाहता था। और इसी की वजह से जो है वो इनके बीच में जो है वो लड़ाई वगैरह शुरू हुई थी। एक पूर्वी पाकिस्तान से एक पर्सन जीते थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। इलेक्शन में जीते थे, अवामी पार्टी से थे ये। अवामी पार्टी आज भी है और अवामी पार्टी की जो लीडर है ना, उनका नाम है शेख हसीना, वो इन्हीं के पिताजी हैं। शेख मुजीबुर रहमान इन्हीं के पिताजी हैं, किनके, अपने उसके शेख हसीना के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली शेख हसीना ने जो मुजीबुर रहमान है उन्होंने पार्टी वगैरह बनाई थी और ये ज़्यादा सीटें जीते थे, पर इनको पीएम नहीं बनाया गया, इनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। इनको बोला कि आपको पीएम वगैरह नहीं बनाया जाएगा, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, ठीक है। फिर जो हमारे जनरल यहिया खान है, उन्होंने सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को, आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। वहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे कि जी हमारा नेता मुजीबुर रहमान जीता, उसको क्यों नहीं बना रहे आप पीएम, ये फलाना फलाना फलाना, वहाँ पर गई पाकिस्तानी आर्मी और भाई लपेट दिया, बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारा। मेरे को ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, रियली सॉरी। मार दिया, जान से मार दिया, खून खराबा, दंगे, बहुत बुरी तरीके से मारा। और ख़ासकर उन्होंने नॉन मुस्लिम को टारगेट बनाना शुरू किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जी नॉन मुस्लिम ही है जो ज़्यादा गलत वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था, आप कभी पढ़ोगे तो, चलो यार सुनो,
बेसिकली हुआ क्या था कि जब ये वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी जब ईस्ट पाकिस्तान पहुंची थी ना, तो उन्होंने बहुत सारी विमेंस का रेप किया। अब आप बच्चे तो हो नहीं, तो 12th में हो तो सारी चीज़ें आप समझते हो। तो जब वुमेंस वगैरह का रेप किया तो बहुत सारे जो वॉर चिल्ड्रन होते हैं ना, वॉर चिल्ड्रन, वो बॉर्न हुए, वॉर चिल्ड्रन बॉर्न वगैरह हुए। और बहुत सारे ऐसे थे जो जिनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट थे या बाप था बायोलॉजिकल, वो पाकिस्तानी आर्मी की देन थी, वो पाकिस्तानी आर्मी में था, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने एक मूवी देखी थी सैम मानिक शो, मेरे को बड़ा बुरा लगा यार, ये चीज़ तो बता ही नहीं। अच्छी मूवी थी, बुरी मूवी नहीं थी, बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, बट यार ये भी दिखाना चाहिए था, समझ रहे हो। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है बट क्या कर सकते हैं, हम आगे आ जाते हैं। तो ये कुचला वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें करी, और इतना गलत हो रहा था इनके साथ, क्या है ना, वो इंडिया की टेरिटरी में घुसने लग गए, वो ऊपर आने लग गए, त्रिपुरा असम वगैरह में आने लग गए। और फिर इंडिया की गवर्नमेंट को दिक्कत हुई, उन्होंने बोला भाई आप हमारी टेरिटरी में क्यों घुस रहे हो। फिर उन्होंने वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा भाई कहाँ जाए, आप बताओ, यहाँ पर हमें पाकिस्तानी आर्मी मार रही है, हमारे साथ ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। फिर इंदिरा गांधी के पास बात पहुँचती है, इंदिरा गांधी हमारे सैम मानेक शॉ को बुलाती हैं, फील्ड मार्शल हमारे उनको बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं आप बताइए क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने बोला कि छोड़ दो मेरे पे, और उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को अटैक किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और ईस्ट पाकिस्तान अब एक बांग्लादेश नई कंट्री बन चुका था 1971 में। ठीक है, उस टाइम इंदिरा गांधी को भी बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट किया गया। 1972 के अंदर जो इलेक्शन हुआ, फुल स्वीप इंदिरा गांधी बहुत बड़े लेवल पे जीती। ठीक है, और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको भी अभी तक हमारे जो पहले फील्ड मार्शल हैं वो तो कैरियप्पा जी थे, वो उनको तो मरणोपरांत यानी मरने के बाद उनको जो है वो फील्ड मार्शल का दर्जा मिला था। परंतु जो हमारे अपने सैम मानेक शॉ थे, फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ, उनको जो है वो जीवित रहते हुए 1971 में जो है वो मिला था फील्ड मार्शल का दर्जा। और मैं आपको बताता हूँ, पता है क्या होती है, नियत की बात होती है। 1971 में फील्ड मार्शल का दर्जा मिला था, बट यही नहीं पता था भाई किसी को कि इनकी सैलरी क्या होगी। जब ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे ना हमारे सैम मानेक शो, तब आते हैं राष्ट्रपति जी और उनको एक चेक देते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं ये आपकी बकाया राशि, ठीक है। क्योंकि और मज़े की बात है, कभी सैम मानेक शॉ ने मांगी नहीं थी, उनको भी कोई उनको, अब देखो ना पैसे के लिए पाकिस्तानी आर्मी क्या क्या कर देती है, और यहाँ पर अपनी सैलरी जो है हमारी आर्मी को पता ही नहीं कि जी कितने पैसे लेने चाहिए थे, कितने नहीं लेने चाहिए थे। तो यही बात लोग कहते हैं ना, रिस्पेक्ट क्यों करते हैं अपनी आर्मी की, क्यों करनी चाहिए भाई, इसलिए करनी चाहिए। नहीं तो सैम मैं बता दूं आपको 1971 में ना इंडिया के जो लोग थे ना वो 100% फेवर में थे। अगर चाहते तो आर्मी रूल आ सकता था, बट नीयत की बात होती है, उनको पता है कि जी हमारा काम बॉर्डर पे है, ठीक है, हमें देश की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, सिर्फ देश से मतलब है। जबकि पाकिस्तान का सीन ही उल्टा है, वो पिज़्ज़ा के स्टॉल खोल रखे हैं उन्होंने, आदमी पाकिस्तानी आर्मियों ने ठीक है, आधे पाकिस्तान की आर्मी के जो बड़े बड़े लीडर है वो तो सारे कनाडा के सिटीज़न है, अमेरिका के सिटीज़न है, फ्रांस के सिटीज़न है, इटली के सिटीज़न है। तो काई की देशभक्ति है उनमें, धल्ले की देशभक्ति नहीं है उनमें। ठीक है, चलो जी, हमको क्या मतलब, मरे मरे या जो मर्जी हो, मरे क्या, चलो मरना तो गलत बात है, बट ठीक है जो भी है। तो अलग देश बन गया, फिर जो है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पे चला, बांग्लादेश वगैरह। ऑल तो वहाँ पर भी बहुत है वॉलेंस वगैरह, सारी की सारी चीज़ें हैं, बट एक धर्म निरपेक्षता की आइडियोलॉजी पर बना फिर वो देश, और 1971 में फिर ये देश वगैरह बनाया गया। और बांग्लादेश भी फिर बहुदलीय शासन स्टार्ट हुआ था वहाँ पर। पहले तो मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में जब शेख मुजीबुर रहमान को पहला पीएम वगैरह बनाया गया था 1971 में, तो उन्होंने भी क्या किया, 1 पार्टी सिस्टम रखा और बोला कि जी अवामी लीग की जगह कोई खड़ी नहीं होगी। फिर इनका भी असैसिनेशन हो गया, वो बात अलग है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, श्रीलंका का जातीय संघर्ष। तो श्रीलंका का जातीय संघर्ष आई होप आपको पता हो। तो श्रीलंका के अंदर क्या सीन था मैं आपको बताता हूँ। श्रीलंका ये रहा पूरा का पूरा। श्रीलंका में 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, एक तो सिन्हाला, एक थे तमिल। तमिल की पॉपुलेशन कम थी, उनको दबाया जाता था, उनकी लैंग्वेज वगैरह को कोई वो नहीं दिया गया। स्कूल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लोगों की बात सुनी गई। उन्हें लगा यार हमारे साथ गलत हो रहा है। उन्होंने जो है वो उन्होंने भी एक बात गलत करी। उन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए, वॉयलेंस करना शुरू कर दिया। कुछ लोग, सारे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई तो फिर वॉयलेंस वगैरह होने लगा, और इसी को हम श्रीलंका की जातीय संघर्ष बोलते हैं। जो सिन्हाला, जब मैं सिन्हाला बोलता हूँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट जो थी वो सिन्हाला की थी, मेजॉरिटी में थी वो। और एक बार क्या हुआ था, इंडिया
हमने भी एक गलत चीज़ करी, और ये तो अब सारे एडमिट करते हैं, उस टाइम की गवर्नमेंट भी एडमिट करती थी, कि हमने क्या किया 1987 में अपनी शांति सेना भेज दी कि जाओ जी शांति फैला के आओ श्रीलंका में। और हमने क्या किया कि वहाँ पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हुई थी, श्रीलंका की गवर्नमेंट सिन्हाला की थी, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी उतार दी वहाँ पर। आर्मी का काम रूल फॉलो करना होता है, आर्मी ने नहीं देखा कि भाई क्या है क्या नहीं है, उनको इतना पता भी नहीं था, या आर्मी ने सिर्फ रूल फॉलो करने होते हैं, ठीक है, तो रूल फॉलो करे, बट उन्होंने कहीं ना कहीं दिक्कत ये हो गई कि बहुत सारे तमिल जो थे ना वो निर्दोष मारे गए, बहुत सारे सिन्हाला भी मारे गए, बहुत सारे तमिल भी मारे गए। फिर हमारे इंडिया में भी बहुत सारे तमिल हैं, तमिल क्या बहुत सारे लोगों को लगा भाई क्यों मार रहे हो उनको, आप क्या दिक्कत है, मतलब है ना, क्योंकि तमिल है हमारे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि आप ये नहीं कह रहे हम कि जाके तमिलों का सपोर्ट करो, बट आप जाके उनको अपोज भी ना करो ना, क्यों आप दूसरे की लड़ाई में घुस रहे हो, जब हम कुछ नहीं बोल रहे तो आप क्यों बोल रहे हो। तो इसलिए कभी ना बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भाई क्यों जाने की क्या ज़रूरत थी, हमारी इंडियन आर्मी को भेजने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो ये है हमारा श्रीलंका का वो सारा का सारा, तो एक बार इसे रीड कर लेना। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया की अपेक्षा कर छोटे देशों के भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार का कारण बताइए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री है ना अपने पास, नेपाल हो गई, भूटान हो गई, है ना, जो बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, मालदीव्स भी, मालदीव्स की तो क्या ही बात करें, और भी अलग अलग जो है वो हमारे जो देश है ना, उनको ना कहीं ऐसा लगता है यार भारत जो है ना वो भारत से थोड़ा डरते हैं, ठीक है। रीज़न क्या हो सकते हैं, तो दक्षिण एशिया के छोटे देश भारत जैसे बड़े देश से डरते हैं, और डरने के निम्नलिखित कारण है। और तो हमने कभी ऐसा काम नहीं किया भाई, हेल्प ही करने की कोशिश करते हैं, नेपाल में जो है वो अर्थक्वेक आया हेल्प करी, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हेल्प करी, मालदीव्स में आया तो फिर मालदीव्स को पैसे दिए, उनकी हेल्प करी, भूटान में कभी दिक्कत आ जाती है उनको आर्मी सपोर्ट करते हैं हम, है ना, तो हेल्प सबकी करी है। बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अभी देखो हम पाइपलाइन के जरिए गैस वगैरह भी, तो हेल्प करने की सबकी कोशिश करते हैं, बट एक डर तो लगा रहता है। और डर लगने के क्या कारण है कि भारत जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली और सैनिक शक्ति वाला देश है, अड़ोस पड़ोस में कोई भी कंट्री जो है इतनी पावरफुल नहीं है सैनिक के मामले में, है ना। पाकिस्तान में कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या दिक्कत है आपको पाकिस्तान, अरे नहीं, प्यार है मेरा पाकिस्तान को लेकर, समझ रहे हो, ऐसे कोई नहीं सोचेगा, बढ़िया प्यार है मेरा पाकिस्तान को लेकर, बार बार याद आ जाता है पता नहीं क्यों, है ना, जिससे ज़्यादा प्यार होता है वही बार बार याद आ जाता है, तो आ ही जाता है मेरे को पाकिस्तान याद। चलो आगे बात करते हैं कि भारत दक्षिण एशिया की सर्वाधिक शक्ति और सैनिक वाला देश है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं कहीं ना कहीं आसपास के देश। भारत विश्व शक्ति में तेज़ी से उभर रहा है और आर्थिक व्यवस्था जो है उनकी मजबूत हो रही है, इसकी वजह से भी बहुत सारी, और भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, अभी बना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अपने देश में अभी सही होना जो है वो अभी भी है, मतलब गरीबी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट धीरे धीरे हम और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से आसपास की कंट्री शक करती है कि हमारे पर अटैक कर देंगे ये किसी दिन, बट करेंगे नहीं ऐसा, पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता मैं, बाकी का तो नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, दक्षेश की व्याख्या कीजिए, और दक्षिण एशिया के देशों के बीच में आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने के लिए दक्षेश की भूमिका और सीमाओं की आलोचना वगैरह करें। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया के जो भी देश है ना उनके बीच में भाईचारा क्रिएट करने के लिए, है ना, क्या क्या चीज़ें करी गई है। तो पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था दक्षेश, 1985 में बनाया गया था, इसको इंग्लिश में कहते हैं सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, दक्षेश वगैरह बनाया गया था, और दक्षेश के महत्व वगैरह बताने हैं। सार्क देशों द्वारा अपनाए गए आर्थिक सहयोग और कार्यक्रम का महत्व बताइए। तो दक्षेश के देशों द्वारा आर्थिक रूप से एक दूसरे में सहयोग करने के कारण इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। बेसिकली हमने ना, क्वेश्चन देखो यही था कि जो हमारा दक्षेश वगैरह बनाया गया शांति वगैरह सहयोग वगैरह के लिए हमने क्या किया, ठीक है। और दक्षेश को है ना बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग दक्षेश को लेकर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं उसकी भी बात हम करेंगे। सबसे पहले तो दक्षेश क्या है वो समझ लेते हैं दोबारा से, जो मैं बता ही चुका हूँ। 1985 में स्थापना हुई थी, टोटल मिला के इसमें 8 देश हैं, 7-8 देश हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, 22वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2006 के अंदर, उसके अंदर जो है वो हमने एक एग्रीमेंट लेकर आए थे जिसको कहते हैं साफ्ता। मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा ना, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को,
ठीक है, देखो 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 देखो, आपको बताना है कि हमने है ना एशिया, दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग बढ़ाने के लिए, शांति कायम करने के लिए क्या किया है, वो बढ़ाओ, बताओ क्या किया जा सकता है या क्या किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जी हमने क्या किया है, एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है दक्षेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सार्क। कब बनाया गया था जी? 1985 में बनाया था, इसकी स्थापना 1985 में करी थी। ठीक है, और 1995 में सार्क के देशों ने साफ्ता को स्थापित किया था। अब ये साफ्ता है क्या, जिसको कहते हैं SAFTA। साफ्ता बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें बोला गया था कि जो देश है ना वो आपस में ट्रेड वगैरह कर पाएंगे और उनको टैक्स कम से कम देना पड़ेगा, है ना, जो टैक्स होता है वो कम से कम देना पड़ेगा। अब है ना एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि दक्षेश जो है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि दक्षेश से है ना सिर्फ भारत को फ़ायदा हो रहा है, भारत अपना फ़ायदा देखने के लिए दक्षेश का फ़ायदा उठा रहा है, मतलब ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और बोलते हैं कि जो दक्षेश है ना, दक्षेश के अंदर ये जो साफ्ता का एग्रीमेंट है कि ट्रेड वगैरह, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा, तो इसी वजह से जो है ना जो दक्षेश है उससे सिर्फ भारत को ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो भारत फ़ायदा उठा रहा है दक्षेश से, बट ऐसा नहीं है। अगर यह क्वेश्चन आपको आए तो आपको ये लिखना है कि भारत के पहले से ही बहुत सारी कंट्री के साथ द्विपक्षीय एग्रीमेंट है, जैसे नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ। तो हमको जब पहले से ही एग्रीमेंट है तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, पाकिस्तान से हमको ट्रेड करना नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पहले से ही इन देशों के साथ एग्रीमेंट है, तो अगर साफ्ता ना भी हो तब भी हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये कहना सरासर गलत है। ओके, दक्षेश का महत्व बताना है कि दक्षेश जो है वो हम क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से सहयोग जागे। तो एक दूसरे का सहयोग वगैरह कर सकते हैं ताकि जीवन स्तर अच्छा हो, आर्थिक विकास में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और आर्थिक देशों के चलते सदस्य राष्ट्र द्वारा एक दूसरे के विभिन्न प्रकार के कर हटाने में भी सहायता जिससे कर सकते हैं, जिससे व्यापार वगैरह बढ़े, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और दक्षिण एशिया के देश सारे के सारे साथ आ जाए। बट इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं सार्क में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सार्क में? भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी एक दूसरे से नहीं बनती। बाकी छोटे छोटे देश हैं, भारत को छोड़कर सारे सार्क में छोटे छोटे देश है, तो उनमें विश्वास भी नहीं उत्पन्न हो पाता। ठीक है, सार्क के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति और अस्थिरता इसके मार्ग में रुकावट है ना। कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतें चलती रहती है ना सार्क के सारे देशों में, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक मार्ग में रुकावट है। और बाकी अनपढ़, बेरोजगारी, अनपढ़ नहीं, इलिटरेसी लिखना चाहिए तो मेरे को, असाक्षरता, ये सारी की सारी प्रॉब्लम भी जो है वो सार्क के देशों में पाई जाती है। ये भी एक बात है, क्योंकि हमें पहले इनसे लड़ना है, तभी तो आपस में सहयोग करके आगे बढ़ पाएंगे। सार्क की सफलता ये है कि भारत और पाकिस्तान अपने संबंधों को सार्क से दूर रखना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या करना चाहिए सार्क को सफल बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहले हम दोनों, भारत और पाकिस्तान को अपने अपने जो पर्सनल मैटर है वो अलग रखने चाहिए सार्क से। सार्क के देशों को भारत पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम तो अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। सार्क की सफलता के लिए सार्क देशों में शांति व स्थिरता आवश्यक है। ठीक है, सार्क की सफलता के लिए सार्क देशों में शांति व स्थिरता, हाँ, तो अगर सार्क देश की अगर हम सफलता चाहते हैं तो शांति वगैरह और स्थिरता लाना आवश्यक है। इसी वजह से तो हमने श्रीलंका की हेल्प करी, इसलिए वजह से तो नेपाल के अंदर जो दिक्कत हुई थी उसमें हमने हेल्प करी, है ना। सार्क के देशों को जल्द से जल्द अपने देश के अंदर जो है वो अनपढ़, फिर से लिख दिया मैंने, असाक्षरता, बेरोजगारी, भुखमरी को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन तथा अमेरिका की भूमिका का वर्णन करें। तो दक्षिण एशिया के अंदर जो है वो चीन जो है वो कैसे इंटरफेयर कर रहा है और अमेरिका कैसे इंटरफेयर कर रहा है, वो मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चीन और अमेरिका की वजह से हमारे रिश्तों में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जी चीन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऑब्वियस ही बात है, चीन जो है वो कई बार हमारे रिश्ते जो है वो पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं, या चीन के साथ भी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। इसकी वजह से हमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है। और अमेरिका ने भी क्या किया था, एक टाइम पर शीत युद्ध के समय जो है वो 1971 की वॉर में जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो रिश्ते ख़राब है। तो मतलब कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका दोनों की दोनों जो है वो हमारे रिलेशन में एक तरह से खटास आ रही है इन दोनों की वजह से। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इंडिया, क्योंकि देखो सिंपल सीधी बात है, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के अंदर से किसी दोनों में से एक कंट्री को चुनोगे, या तो आप दोनों ही हट जाओ, पीछे ही हट जाओ कि जी है ना हम इंडिया का साथ देते ना पाकिस्तान। अगर आप एक का साथ दोगे तो फिर दिक्कतें तो बढ़ना शुरू होगी। तो चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है,
तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो रिलेशन और ख़राब हो रहे हैं सार्क के देशों के बीच में। और दूसरी बात है, अमेरिका भी ने भी अपने एक रंग दिखा दिए थे 1971 में, उन्होंने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, है ना। बेसिकली अमेरिका अकेला नहीं था, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने साथ दिया था, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो रही थी। ओके चलो जी नीचे आते हैं। अब सहयोग के मुद्दे, बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश सहयोग के मुद्दे और असहयोग के मुद्दे। किन किन चीज़ों को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सहयोग है? पहला, भारत और बांग्लादेश में दिसंबर 1996 में फ़रक्का जो है गंगा जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ, एक पॉजिटिव पॉइंट है। आतंकवाद को लेकर भी बांग्लादेश जो है वो कभी कभार हमारी मदद करता है, तो इसको ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? जो रोहिंग्या शरणार्थी है उसको बांग्लादेश जो है वो भारत में भेज रहा है, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और भारत विरोधी जो है वो गतिविधि भी समय समय पर हमें पता चलता रहता है कि बांग्लादेश के अंदर हो रही है, तो ये भी एक दिक्कत है जिससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश और हमारे बीच के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा। दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, है ना। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा सकते, इसकी पुष्टि कीजिए। तो देखो वही है, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे से विपरीत ही चलते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। दूसरी बात है, जो सार्क है उसके अन्य देश भी जो है उनको भी डर लगा रहता है भारत से कि जी विशाल शक्ति अपनी पावर का गलत उपयोग करेगा, जबकि ऐसा है नहीं, बट उनको ऐसा लगता है, तो इसकी वजह से हम कभी भी साथ नहीं आ पाते। और हम दक्षिण एशिया के देशों को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम बाकी देशों को थोड़ा उनका डर ख़त्म करें, जैसे हम करते भी हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं, जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि जब श्रीलंका के अंदर दिक्कत शुरू हुई थी, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो अगर हम बात करें क्या नाम है उसकी, अपने IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने 2.9 बिलियन डॉलर की हेल्प करी थी, हमने 4 बिलियन डॉलर दिए हेल्प करने के लिए। तो ये एक विश्वास दिला रहा है उनको कि भाई नहीं, अगर हमको गलत करना होता, हम फ़ायदा उठाते, अपनी आर्मी भेजते, श्रीलंका को अपने कंट्रोल में लेते, बट अपन ने ऐसा नहीं किया। हम दिखा रहे हैं कि भाई है हम आपके, हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत आए तो बताना, समझ रहे हो। बाकी सिर्फ बातें बोलते, अपन काम के वक्त आएंगे आपके पास, है ना। तो फ्रेंड वो नहीं होता जो ज़रूरत के टाइम आए, सही टाइम पे आए, वो भी दोस्त होता है। तो वही भारत बताना चाहता है, तो हमने भी कुछ ऐसे वातावरण बनाया जिससे विश्वास वगैरह कायम कर सके, ठीक है। और दूसरी बात है कि बाहरी शक्तियों को अलग रखना चाहिए, हमें अपने आपसी समस्या का निवारण जो है वो बाहरी शक्तियों के स्थान को नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बार बार जो है वो, अगर पाकिस्तान बार बार अमेरिका के पास जाएगा, चाइना के पास जाएगा कि जी हमारे विवाद सुलझा दो, फिर इंडिया को तो गुस्सा आएगा ही आएगा, यस सर नो। अगर नेपाल भी मान लो चाइना से बोलता है कि जी इंडिया और हमारे बीच में जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं, आप थोड़ी हेल्प करवाओ, तो तीसरे बंदे को नहीं लाना चाहिए। अगर हम तीसरे बंदों को नहीं लाते तब भी हमारे रिश्ते सुधरेंगे, ठीक है। पहला तो कि भारत को जो है वो एक दूसरे, बाकी देशों को भी एक दूसरे को विश्वास दिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए, और तीसरे बंदे को बीच में नहीं लाना चाहिए। अब आ जाते जी नेक्स्ट वाले चैप्टर पे। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो है जी सुरक्षा परिषद वाला चैप्टर है, आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन की बात करते हैं, सुरक्षा परिषद स्थायी व अस्थायी सदस्य बनने के लिए मापदंड क्या है? सुरक्षा, अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक UN है, 1945 में बना था, ठीक है, अक्टूबर 24 में, 24 अक्टूबर 1945 में ये UN बना था, और UN का ही एक आप कह सकते हो ऑर्गन है, ठीक है, अंग है, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर है, 10 मेंबर जो है वो चेंज हो रहते हैं हर साल, हर 2 साल के अंदर, और जो 5 है वो परमानेंट मेंबर है। तो अगर आपको मान लो स्थायी या परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो होती है वो होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि वो एक आर्थिक शक्ति होना चाहिए, एक सैन्य शक्ति होना चाहिए, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान वगैरह करे ऐसा देश होना चाहिए, है ना, जो पैसे वगैरह बजट में योगदान करे, आबादी के लिहाज से बड़ा देश होना चाहिए, एक ऐसा देश होना चाहिए जो लोकतंत्र और मानवाधिकार की रिस्पेक्ट करे, एक ऐसा देश हो जो भौगोलिक, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक के लिहाज से विश्वास और विविधता की नुमाइंदगी वगैरह करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और आप नोटिस कर रहे हो कि इसमें से सारी चीज़ें अपन फॉलो करते हैं, बट फिर भी अपन नहीं है,
ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ सकता है कि भारत की क्या भारत को जो है वो स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि भारत, अब इसको ही थोड़ा घुमा के लिख देना है कि भारत जो है वो एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बजट में पैसे वगैरह भी देता है, राष्ट्रीय संघ के अंदर आबादी के लिहाज से बड़ा देश है, लोकतांत्रिक और मानवाधिकार की रिस्पेक्ट भी करता है, और भौगोलिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी बड़ा देश है, जनसंख्या के हिसाब से भी बड़ा देश है। तो इन सारी पॉइंट की वजह से भारत को भी मेंबर बनाना चाहिए हमारे किसका, यूएन का, सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और भारत रहा भी, बट नॉन परमानेंट रहा। वो 10 मेंबर जो होते हैं ना, हर 2 साल में चेंज होते हैं, उनमें से भारत को एक मेंबर बनाया गया 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022, यानी 2 साल के लिए जो है भारत को सुरक्षा परिषद का मेंबर बनाया गया। भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यभार संभाला, बट भारत बोलता है भाई अपने को स्थायी दो। ठीक है, हर 2 साल में अपन चेंज नहीं होना चाहते। जैसे 5 कंट्री है ना जिनको, अच्छा स्थायी सदस्य क्या हो ना, वही जिनके पास वीटो पावर है। तो भारत बोलता है जैसे इनको वीटो पावर दे रखी है वैसे हमको भी दो। क्यों दो? क्योंकि वो सारे क्राइटेरिया अपन हम भी पूरे करते हैं, वो चाइना पूरे करते हैं तो अपन भी तो पूरे कर रहे हैं, तो हमको भी दो। तो ये बात है। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में बदलाव क्यों किए जाने चाहिए? बदलते हुए परिवेश में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुरक्षा परिषद में टोटल मिला के 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, तो ये चेंज होना चाहिए सिस्टम। क्यों चेंज होना चाहिए? पहला, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। अब रियलिटी चेंज हो चुकी है। एक टाइम पे ब्रिटेन एक शायद महाशक्ति था, एक टाइम पर जो था वो रशिया एक महाशक्ति था, आज नहीं है। दोनों की इकोनॉमी ठप पड़ी है। हमारी इकोनॉमी उनसे अच्छी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। ब्रिटेन को तो हम इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है, रशिया को भी पीछे छोड़ चुके। तो हम वो वास्तविकता की नुमाइंदगी नहीं करता, ना राजनीतिक वास्तविकता की। जो कि देखो, राजनीति के अकॉर्डिंग देखो तो यूएसएसआर जैसे वीटो पावर है उनके पास, तो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, बट भाई वो खुद ही एक कंट्री पर अटैक करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है सुरक्षा परिषद का जो वो अब है ना, राजनीतिक वास्तविकता की नुमाइंदगी नहीं करता, इसलिए उसमें चेंज आना चाहिए। नेक्स्ट है, किसके फैसले पर पश्चिमी मूल्य के हितों का प्रभाव दिखता है? साफ साफ दिखता है भाई, अमेरिका को की चापलूसी वगैरह कर रहा है यूएनएससी। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है ना, वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास है। नेक्स्ट है, इसके फैसले जो है वो चंद देशों का दबदबा है इस पर, और आपको पता ही है अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह, इनका दबदबा रहता है, तो इसलिए इनको चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के क्या काम है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पहला काम है कि राष्ट्रों के बीच में विवादों को खत्म करने के लिए सिफारिशें वगैरह करता है और काम वगैरह करता है। नेक्स्ट है कि सैनिक कार्रवाई भी करता है अगर ज़रूरत पड़ती है, तो मान लो किसी देश ने किसी देश पर अटैक कर दिया तो सैनिक कार्रवाई भी कर लेता है। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायाधीशों को चुना जाता है, उनके महासचिव को चुना जाता है, उनकी सिफारिशें वगैरह भी सुनते हैं। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद जो है वो आक्रामकताओं, यानी आक्रामकता जो होते हैं, जो अटैक करते हैं, उनको भी रोकता है और आर्थिक मंजूरी के लिए भी करता है। मतलब अगर किसी कंट्री को थोड़ा पैसे वगैरह की नीड हो तो वो भी देता है, अगर वेपन वगैरह चाहिए, वेपन तो नहीं बट पैसे वगैरह देने में भी थोड़ी हेल्प वगैरह कराता है। देता नहीं है ऑल तो पैसे ये दिलवाने की कोशिश करता है, आर्थिक मंजूरी भी लागू कर सकता है। ठीक है, कि आर्थिक मंजूरी का मतलब होता है कि इस कंट्री से ट्रेड मत करो आप, इस कंट्री क्योंकि इसने इस कंट्री पर अटैक कर रखा है, ऐसे वाला, समझ लो, पैसे वैसे का तो नहीं, ऐसे वाला, समझ गए। नेक्स्ट वाले के क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों जरूरत है? क्यों बनाया है भाई यूएनओ? ये क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए, विश्व में आर्थिक विकास में सहायता देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, युद्ध की रोकथाम के लिए, प्राकृतिक आपदा जैसे महामारी वगैरह, कोविड वगैरह से मिलकर टैकल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए। क्यों बनाया अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ? हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने में काम करता है, राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने में हेल्प करता है। एक्चुअल में आप देखोगे ना, ऊपर वाले पॉइंट ही है एक तरह से, जो ऊपर था ना कि हमें क्या ज़रूरत है उसके, वही है। आपसी सहयोग के द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने में हेल्प करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और समानपूर्वक लागू करवाने में हेल्प करता है। राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करवाने में हेल्प करता है। इसीलिए राष्ट्र संघ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए उसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने का उपाय बताइए। मतलब हम संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छा कैसे कर सकते हैं? पहला, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या चेंज करके, भाई 5 को जो वीटो पावर है ना उसको चेंज करके 6 बनाओ, इंडिया को इंक्लूड करो। वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं भाई 8 भी करो, 10 भी करो,
है ना। जापान भी कहता है हमको भी लो, ब्राज़ील कहता है हमको भी लो, इंडिया तो कहता ही है भाई हमको भी लो। देखो ऐसा नहीं हो कि मैं इंडिया का भारत में रहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ इंडिया को कंटेंडर बनना चाहिए, बट आप अगर देखो तो जितने भी लोग हैं इस टाइम, जितनी भी कंट्री हैं, उसमें सबसे जो आप कह सकते हो सही कंटेंडर इस टाइम भारत है। इकोनॉमी के मामले में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। आप सोचो वर्ल्ड का 18% जो है वो हम नुमाइंदगी करते हैं पॉपुलेशन की, तो हमको बनना चाहिए ना, तो इसी वजह से। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है कि वीटो पावर की समाप्ति कर देनी चाहिए या चेंज करना चाहिए। विकसित देशों के प्रभाव को समाप्त कर देना चाहिए, तब हम चेंज ला सकते हैं संयुक्त। जो हमारी कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा लोकतंत्र बनाना चाहिए, सब कुछ वोटिंग से डिसाइड होना चाहिए। एक शांति संस्थापक आयोग बनाना चाहिए जो कि शांति फैलाए देशों में, लड़ाई वगैरह को कम करे, जो अटैक वगैरह होते हैं, युद्ध वगैरह होते हैं, उनको कम करे। और मानवाधिकार परिषद की स्थापना करनी चाहिए। यूएन के अलग, वैसे अलग अलग हैं, इंडिविजुअल है, बट खुद अलग से यूएन का अलग मानवाधिकार आयोग होना चाहिए। और शताब्दी विकास लक्ष्य, मतलब ऐसा विकास करना चाहिए और जो सबकी सहमति पर हो। ठीक है, लोकतंत्र कोष का गठन करना चाहिए। आतंकवाद के सभी रूपों को भ्रष्टसरमा करनी चाहिए। इसका मतलब होता है अपोज करना चाहिए किसी भी फॉर्म में हो। जैसे कि ये पाकिस्तान है, वो बोलता है कि जी कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो आतंकवादी नहीं है, मतलब वो ये बोलता है कि जिन भी कश्मीर के अंदर जो वेपन उठा रहे हैं, जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, जो आर्मी को मार रहे हैं, वो जी टेररिस्ट नहीं है, वो तो जी मिलिटेंट, वो तो आज़ादी की लड़ाई। अरे आज़ादी की क्या लड़ाई भाई, एक तरह से टेररिज्म ही है। लोगों को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, गोलियां मार रहे हो, खून खराबा कर रहे हो बिना बात के। ठीक है, आप शांति से आओ। इंडिया में देखो, इंडिया में हर एक बंदे की कोई ना, आप अगर मेरे से पूछ, आप रोड पे उतर जाओ, किसी से भी पूछो कि भारत के अंदर क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी बंदा ये बोले नहीं जी सब कुछ बढ़िया है। दिक्कत भाई होती है, हर देश में दिक्कत है, हर एक देश में दिक्कत है। भारत में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस टाइम, हमेशा रहती है। ठीक है, बट और दिक्कत कैसे सॉल्व होगी? सरकार के सामने डिमांड रख सकते हैं हम, है ना, हम आंदोलन वगैरह कर सकते हैं, ये चीज़ें कर, बट भाई हथियार नहीं उठाना, बस समझ लो। फिर फ़ायदा क्या, जब आप देश के नहीं हुए तो फिर भाई किसी के नहीं हुए, समझ लो। तो डिमांड अपनी शांति से रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जम्मू कश्मीर में कोई बंदा है जो अपनी बातें रखना चाहता है तो रखो भाई, शांति से बिल्कुल रखो, बट हथियार उठाना कैसे नहीं है। फिर तो भाई, फिर अगर आप हथियार उठाओगे फिर आर्मी मारेगी, तो फिर भाई हम तो आर्मी का ही सपोर्ट करेंगे, है ना। सारे के सारे इंडिया के, और आप किसी जम्मू कश्मीर के भी पर्सन से पूछोगे ना कि भाई आप क्या चाहते हो, क्या बोलेगा? शांति चाहते हैं जी। वो ये तो नहीं बोलेगा कि जी AK-47 चाहिए मेरे को, ये तो वो भी यही बोलेगा जी शांति चाहिए, जॉब चाहिए, घर पे रोटी चाहिए, यही चाहिए होता है सबको। तो समझ रहे हो ना, तो इसी वजह से शांति इंपॉर्टेंट है। तो ये पाकिस्तान भड़काने की कोशिश करता है, बस दंगे फैलाने की कोशिश करता है, और सफल भी हो जाता है, बहुत सालों तक सफल भी हुआ है। तो इसी वजह से आतंकवाद किसी भी फॉर्म में हो उसको नकारना चाहिए। एक बात और बताता हूँ, हमारे मतलब इंडिया में एक पर्सन ने वो 26/11 का एक मसूद अजहर था, एक पर्सन था, टेररिस्ट हमने घोषित किया उसको। यूएन अभी तक उसे टेररिस्ट ही नहीं मानता, कहते नहीं वो तो टेररिस्ट ही नहीं है। तो इस वजह से फनी चीज़ है, बड़ी फनी है, क्योंकि भाई बम फोड़े है, एडमिट कर लिया बंदे ने, अब फिर भी उसको टेररिस्ट नहीं मानोगे, फिर क्या फ़ायदा भाई, फिर क्या फ़ायदा यूएन का, क्या फ़ायदा किसी का। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका वर्चस्व का सामना करने में असफल सिद्ध हुआ है। ठीक है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? मतलब एक यूएन है, एक हमारा अमेरिका है। एक्चुअल में जो अमेरिका बोलता है ना वही यूएन के अंदर होता है। क्या आप इस बात से सहमत हो? द आंसर इज यस। क्यों सहमत है वो देखो। सबसे पहले अमेरिका सबसे बड़ा वित्तीय योगदान करता है, इसकी वजह से यूएन जो है अमेरिका की बात सुनता है। यूएन का मुख्यालय भी अमेरिका के अंदर है, इससे भी पता चलता है अमेरिका का डोमिनेंस है। यूएन के अधिकतर जो कर्मचारी है वो तक अमेरिकन है, तो इससे भी पता चलता है अमेरिका का डोमिनेंस है। कोई भी प्रस्ताव अपने साथी राष्ट्रों के हित के अनुकूल ना होने पर अमेरिका विटो लगा देता है। समझ रहे हो? अगर मान लो कोई कंट्री है कि ए कंट्री ने बी कंट्री पर अटैक कर दिया और वो ए कंट्री अमेरिका का दोस्त, अमेरिका का ही जा भाई विटो, जो हो रहा है होने दो, ये दिक्कत कर देता है कि जी अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये एक दिक्कत आ जाती है। विटो पावर क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आ सकता है। विटो पावर एक ऐसी पावर है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी प्रस्ताव को अगर लगाया जाता है और अगर 5 में से कोई भी एक कंट्री जो है विटो लगा दे तो उस पर कभी चर्चा नहीं होती। पता है क्या है, भारत को स्थायी मेंबरशिप यूएन की मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसको लेकर भी जो है वो बार बार जो है वो यूएन के अंदर जो है वो बैठक होती है।
बट चाइना वेटो लगा देता है। जबकि मज़े की बात यह है कि चाइना को भी है ना परमानेंट सीट हमने ही दिलवाई है। अब वो भी अलग बात है, कभी छोड़ो उसको, बट हमने खुद दिलवाई है उनको यूएन की जो परमानेंट सीट है यूएनएससी की, उन उसको हमने दिलवाई है, और वही बार बार हमारे विटो लगा देता है हमें बनाने में। ठीक है, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है युद्ध को रोकने में विफल रहा है, बहुत बार कामयाब हो रहा है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत है। वो एक अपरिहार्य संगठन है, मतलब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखो देखो देखो, एक्चुअल में ऑलमोस्ट बहुत साल हो चुके हैं। ठीक है, यूएन को बने बहुत साल हो चुके हैं, 2015 भी नहीं, अब तो 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यूएन को बने, 75 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट यूएन को बने। फिर भी जो है वो यूएन जो है वो बहुत सारे मुद्दों पर एक्चुअल में सॉल्व नहीं कर पाता उन मुद्दों को। ठीक है, उन मुद्दों को जो यूएन है वो बिल्कुल भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता। तो ये सारे के सारे जो भी यूएन के मुद्दे हैं, मैं पहले देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा। हेलो 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 हेलो, चलो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, करेक्ट 1 घंटा हो गया। चलो बस 4 वो कर लेंगे, थोड़ा से और चैप्टर वगैरह हैं। चलो, तो यूएन जो है उसको बंद नहीं होना चाहिए। यूएन हाँ नाकामयाब रहा है, बट बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे काम है जो यूएन ही कर सकता है। अब वो कौन कौन से काम है और क्यों यूएन को बंद नहीं होना चाहिए, उसी के बारे में पढ़ते हैं हम। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ कमियां हैं, परंतु इसके बिना विश्व जो है वो खस्ता हाल हो जाएगा। ठीक है, खस्ता हाल में होगा। आज विभिन्न समाजों तथा मुद्दों के बीच में आपसी तार जोड़ता है, और कुछ नहीं तो बात तो होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना दुनिया जो है कि 8 अरब जो है से अधिक लोग जो है ना वो साथ रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ को हटा दो ना, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें पूरी दुनिया के सारे देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर विपरीत बातचीत कायम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिका रवैया और नीतियों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। मतलब आज भी जो हमारा यूएन है उनकी बातों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, यूएन द्वारा अमेरिका की बातों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। मतलब अमेरिका, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यूएन जो है वो अमेरिका तक को ऑर्डर दे देता है, बट अमेरिका को यूएन के अलावा और कोई कंट्री ऑर्डर नहीं दे सकती, कोई ग्रुप ऑर्डर नहीं दे सकता। तो इसलिए भी बोला जा सकता है कि अमेरिका को भी थोड़ा कंट्रोल करने में यूएन हेल्प करता है। नेक्स्ट है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है और दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनता है और बातचीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह सही है कि कुछ राष्ट्र के पास जो है वो अणु यानी न्यूक्लियर और परमाणु बॉम्ब वगैरह भी है, और उनको रोकने में, ठीक है, कहीं ना कहीं यूएन का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो आज बम वगैरह बहुत फट चुके होते। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। देखो मैं आपको साफ बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पर 2-3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा है, मैं पहले बता देता हूँ किस किस के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो WHO, WTO, IMF, यूनेस्को, यूनिसेफ और एमनेस्टी। इनके बारे में कृपया करके थोड़ा सा पढ़ के जाना, क्योंकि हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि 2 नंबर से ज़्यादा इनमें क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। इसका 5 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बट फिर भी ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई आएगा इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूँ WHO से बनता है। बट फिर भी मैंने आपके लिए सारे के सारे लिखे हुए हैं, एक बार इसे रीड कर लेना। जैसे कि आपको पता है WHO जो है वो 7 अप्रैल 19, देखो 3 पॉइंट तो यहीं से हो जाएंगे, कब बना, और एक ही पॉइंट लिख देना। सभी संचारी रोगों के रोकथाम के लिए काम करता है, और कोविड-19 में भी इसने काम किया था। मुख्य न्यायालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्तमान जो इसका महानिर्देशक है वो है डॉक्टर ट्रोडोस, इसको तुलसी कहते हैं। मतलब हमारे एक बार मैंने एक स्पीच वगैरह सुनी थी, मतलब छोड़ो उसे, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम क्या कहते हैं उसको, गैब्रियस, ये नाम है इनका पूरा। 3 पॉइंट ये हो गए, बाकी चिकित्सा वगैरह इसके अनुसंधान में और अन्य संगठन वगैरह को सहयोग करता है ना, स्वास्थ्य वगैरह के लिए बातें वगैरह करता है, ये सारे के सारे काम करता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व व्यापार संगठन, व्यापार से रिलेटेड बात करता है। टोटल मिला के 164 कंट्री है इसके अंदर, ठीक है।
और ये बोलता है, इसमें बस दिक्कत ये है, इसका ये 1995 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये कब बना था, गैट के बाद, ठीक है, ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के बाद है ना इसको बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को। इसके अंदर 164 कंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, बट इसमें एक दिक्कत यह है कि अमेरिका और यूरोपीय देश और जापान जैसे देशों का ही दबदबा है इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो आपको पता ही है, ये जो है वो मानव अधिकार की रक्षा के लिए बात करता है, ठीक है। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका, ये हमारे इसका एक बार इसका देखना कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को है, इसकी फुल फॉर्म तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एडुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 नवंबर 1946 को हुई थी, पेरिस में हेडक्वार्टर है। जो इसके निर्देशक है, महानिर्देशक है, वो है आरडे ओजोल और सदस्य 193, ठीक है। शिक्षा वगैरह और संस्कृति वगैरह, यूनेस्को का शिक्षा वगैरह संस्कृति संचार को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति विविधता को बढ़ावा देने के लिए, परस्पर संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। और यूनिसेफ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है कि यूनाइटेड नेशन, क्या था ये, हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एडुकेशन फंड, ठीक है, चिल्ड्रंस एडुकेशन फंड, ठीक है। हाँ, यही वाली फुल फॉर्म है इसकी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल या इंस्टीट्यूशन फॉर चाइल्ड एंड एडुकेशन फंड, ठीक है। इसका जो अपने हेडक्वार्टर है वो 1946 पे बना, एक बार चेक करना यार, यूनेस्को ये हमने यूनिसेफ की फुल फॉर्म एक बार फिर भी चेक कर लेना। 1946 में बना, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, और हेनरिटा फोर ये इनकी जो है वो महानिर्देशक है इस टाइम, ठीक है। और ये बच्चों के आपातकाल, मतलब बच्चों के लिए शैक्षिक उसको बढ़ावा देने के लिए है ना, और विकासशील देशों में जो बाल जन्म की दर को बढ़ाने के लिए ये सारे के सारे काम करता है। बच्चों को रोग ना लगे, शिशुओं को उनके टीकाकरण के लिए बढ़ावा देता है, बच्चों को पर्याप्त पोषक वगैरह मिले, साफ़ पानी मिले, सुरक्षित पानी मिले, इन सब पे ध्यान देता है। बाकी ILO है, ILO बेसिकली 1999 में बना था, और 1919 में बना था सॉरी, और इसका काम क्या है, सामाजिक न्याय व कुशल जो स्थिति वगैरह को बढ़ावा देना, जो वर्कर होते हैं उनकी स्थिति वगैरह को इम्प्रूव करना, ये है। IMF तो आपको पता ही है, फंड वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है, लोन वगैरह देता है। इसके अंदर टोटल 189 कंट्रीज़ है, और इसके अंदर दिक्कत यह है कि सबको इक्वल वोट नहीं है। अगर सिर्फ हम 5 ही कंट्री की बात करें, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, 6 हो गए ना, 6 कंट्री देखे तो इन 6 कंट्री के पास 42% वोट है, ऑलमोस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि भेदभाव वगैरह करता है, ओके। और विश्व बैंक भी बेसिकली लोन वगैरह देने की प्रोवाइड करता है, बट बहुत सस्ती दरों पे, और इसका मेन मोटिव यही होता है कि प्रदूषण वगैरह में कमी आए, है ना, और ग्रामीण वो शिक्षा वगैरह पे ध्यान दिया जाए, ये सारे का सारा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है वो 1957 में बनी थी, बट देखो ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट कब बनी थी, और इसका काम है कि जो हमारे एटॉमिक जो एनर्जी होती है ना, उनका यूज़ कम से कम हो। एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म तो याद रखनी है आपको, IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में बना था। इसमें यही बोला गया है कि आणविक ऊर्जा को बढ़ावा देना है, बट इसका जो है वो दुरुपयोग नहीं करना, ठीक है। तो 1 to 4 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं आपके। इसकी PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाना। और दूसरी बात है, एक दूसरा भी हमारा चैनल है जिसका नाम है मेन पॉइंट टेक, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब हमारे 3 चैप्टर रह चुके हैं, उसमें से एक चैप्टर पर्यावरण वाला, और वो मैं अपलोड कर चुका हूँ सिंगल, तो उसको भी आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने चैप्टर नंबर 2 भी, जहाँ तक पता है आपको, अभी छुड़वाया है इसके अंदर, तो उसकी वीडियो का लिंक भी नीचे, जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करे होंगे ना, सबका लिंक आपको चैप्टर वाइज नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। अरे दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान फर्स्ट बुक, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, और हम करने वाले उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे PYQs भी है, याद रखना, पीछे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। और मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पूरा का पूरा पेपर जो है, जो भी
मैं आपको इस वीडियो के अंदर चैप्टर करवाऊंगा, वो इसी जो और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पीडीएफ के अंदर से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल भी दिमाग में असमंजस मत रखना, डाउट मत रखना कि सर इसमें से आएगा नहीं आएगा। कल आपका एग्जाम है, ठीक है, शाम को मेरे को क्वेश्चन पेपर भेजना, एक एक क्वेश्चन मैच करवा दूंगा। तो बिना दिमाग में कोई भी डाउट मत रखना कि सर इसमें से आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे पछताते हैं। मैंने देखा है, पिछली साल भी पछताए थे, अभी कुछ टाइम पहले क्लास 10th का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था, क्लास 11th का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन मैच करवा दिया था। एक तरफ पीडीएफ रखता हूँ, एक तरफ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ रखता हूँ, एक तरफ मैं अपना जो है वो क्वेश्चन पेपर बच्चों का जो आता है वो रखता हूँ। ठीक है, और लाइव यहाँ पर आएंगे हम भरत कोरवाल वाले चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं एमसीक्यू वगैरह भी करवा रहा हूँ, और यहाँ पर मैप की मैं एक रिवीजन भी, पहले एक तो पूरी रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है, और मैप वगैरह के क्वेश्चन का भी एक गो थ्रू करवाऊंगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है जी, आई होप कोई भी दिक्कत ना हो इसमें। देखो अब मैंने एमसीक्यू वगैरह की अलग से वीडियो बना रखी है, और कभी कभार कुछ बच्चों को दिक्कत आती है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, या मैंने लाइव लेकर समझाया है ताकि डाउट वगैरह भी क्लियर होते जाए, तो क्या पता आपके भी दिमाग में डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे साथ में। ठीक है, और दूसरी बात है कि जैसे कि आपको मैंने ये बोला कि ये पार्ट सेकंड है, तो फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ एक ही वीडियो के अंदर, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चैनल पे भी दिखा देता हूँ वो कौन सी वीडियो है। वो है जी ये वाली वीडियो। आप लिखोगे ना क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान होल सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके सामने आ जाएगा फर्स्ट बुक। सेकंड बुक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ 2 वीडियो के अंदर। 2 वीडियो मैंने इस वाली बुक के लिए बनाई है, 2 वीडियो मैंने क्लास 12th की जो सेकंड बुक है उसके लिए बनाई है, ये वाली 2 वीडियो। चैप्टर वाइज भी अलग अलग अपलोड कर रखे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको चैप्टर वाइज दिक्कत आती है, जैसे भारतीय राजनीति में बदलाव को बच्चों को पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो मैंने अलग से भी अपलोड कर रखे हैं। और एक और चैप्टर दिखा देता हूँ, वो दिखाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पर्यावरण वाला चैप्टर। ठीक है, ऑल दो इस वाली वीडियो के अंदर भी मैं पर्यावरण वाला चैप्टर समझाऊंगा, बट अलग से भी मैंने अपलोड कर रखा है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो, तो इस पीडीएफ के अंदर 3 चैप्टर है बेसिकली, सुरक्षा से रिलेटेड, पर्यावरण वाला चैप्टर, वैश्वीकरण वाला। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे अपन शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाकी बातें जो भी रह गई है वो बाद में करेंगे। देखो ये पीवाईक्यू है 16, 18, 22 में आ रखा है। तो सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? सुरक्षा का मतलब होता है जी खतरों से स्वतंत्रता, सिंपल बात। और ऐसे खतरे जो कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है, जो मनुष्य के जीवन से भरे हुए होते हैं, ठीक है, जो मनुष्य के जीवन को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाते हैं, उन खतरों से स्वतंत्रता। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो मेरे को चोट लग जाती है, तो मैं क्या ये कहूंगा कि जी हमें इसके लिए सुरक्षा वगैरह रखनी चाहिए? नहीं, क्योंकि यार वो एक बंदे को लगी है। और यहाँ पर कौन सी सुरक्षा की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है जो पूरे मानव अस्तित्व के लिए खतरा पहुंचाए, जैसे टेररिज्म, है ना, सेना का अटैक, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे के सारे जो है वो सुरक्षा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये सबको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली खतरे भी है ना 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जी पारंपरिक। पारंपरिक मैं बता रहा हूँ, नीचे क्वेश्चन आएगा इसलिए पहले क्लियर करो। पारंपरिक, पारंपरिक वो होते हैं जो बहुत पुराने से चलते आ रहे हैं खतरे, जैसे सेना का अटैक। सर ये तो बहुत पुराने से चलता आ रहा है सर, राज रजवाड़ों के टाइम में होता था सर, हमने महाभारत में भी बहुत सारी लड़ाइयां देखी है। तो यस, तो अटैक जो होता था सेना का अटैक वगैरह, ये तो बहुत पुराना है। तो ये पारंपरिक जो है वो हमारा खतरा है। एक होता है गैर पारंपरिक, जो पहले नहीं था जो अब है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जी पुराने टाइम में जो है वो राजा रजवाड़े ग्लोबल वार्मिंग से दिक्कत हो गई थी, नहीं, है ना। जो महामारी, महामारी जो है वो भी एक नया है, जैसे कोविड 19 के टाइम में आपको पता कितनी ज्यादा महामारी फैल गई थी, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, है ना, महामारी हो गया, ये सारी की सारी प्रॉब्लम में आज बहुत ज्यादा फेस, टेररिज्म हो गया, ये सारी की सारी गैर पारंपरिक है। गैर पारंपरिक, पारंपरिक नहीं है, पहले से नहीं चलती आ रही। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भारतीय सुरक्षा की जो रणनीति है उसके 2 घटक बताइए। मैं आपको 4 घटक बताता हूँ। इसका मतलब भारत है ना, भारत को बेसिकली किन किन चीजों की सुरक्षा को से अपने आप को ध्यान रख, मतलब क्या क्या चीजें जो है, जब भारत जो है उसको किन किन चीजों में सुरक्षा रखनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। या क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ सकता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य या परिदृश्य को ध्यान रखते हुए किसी सुरक्षा, किसी प्रकार की सुरक्षा की जानी चाहिए, पारंपरिक या क्या पारंपरिक, आप इस तरह का समर्थन देते हुए बताइए। यानी भारत को सुरक्षा मतलब किस किस चीज से सुरक्षा रखनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला पारंपरिक और गैर पारंपरिक, तो किससे सुरक्षा रखनी चाहिए। चलो आ जाते हैं जी आंसर पे। तो भारत को जी 4 चीज जो है उसको सुरक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं भारत को पारंपरिक और जो गैर पारंपरिक दोनों सुरक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, यानी पुरानी जो जैसे जो सेना अटैक होता है उससे भी बचने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, और ऐसी जो बीमारियां वगैरह फैलती है, टेररिज्म वगैरह, उससे भी अपने आप को बचाने के लिए काम वगैरह करने चाहिए। ठीक है, और इसलिए भारत ने जो है वो 4 चीजों पर ध्यान देने के सोचा है। पहला, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, जैसे कि आपको पता है 1947-8 में लड़ाई हुई थी, 65 में लड़ाई हुई थी, 71 में लड़ाई हुई थी, 91 में लड़ाई हुई थी, और 62 में चाइना से लड़ाई हुई थी।
ठीक है। इसी की वजह से अपने आप को हमें सैनिक महाशक्ति बनाना, सैनिक शक्ति बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई भी आ अगर अटैक करके चला जाएगा और पारंपरिक सुरक्षा को हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें सबसे पहले भारत की जो रणनीति है सुरक्षा को लेकर वो ये है कि हमें अपने आप को सैन्य शक्ति बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो बी वाला पॉइंट है वो है जी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। ठीक है, ये क्या है कि देखो बहुत सारी कंट्री की अभी भी किसी पे अटैक कर देती है, तो इससे भी हमें कहीं ना कहीं बचने के लिए ना कि कोई भी कंट्री फालतू में किसी कंट्री पे अटैक ना कर पाए, इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जैसे यूएन वगैरह होती है उसको मजबूत करो, क्योंकि उसको मजबूत किया जाएगा तो उसकी बातें सब सुनेंगे, लड़ाइयाँ कम होगी। ये बात बोली गई है। ठीक है, और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को निपटाने के लिए एक मंच के रूप में एशियाई एकजुटता, निस्त्रीकरण, है ना, उपनिवेशवाद और हमारे संयुक्त राष्ट्र का समर्थन वगैरह किया है। और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए भी उन्होंने बोला है। भारत ने ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से बचने के लिए भी या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में, उस पर हमने साइन भी किए थे। ठीक है, चलो तो हमें पहला समझ आ गया कि पहली प्रॉब्लम जो है वो भारत की ये है कि जी सैन्य क्षमताओं को मजबूत वगैरह करना। ठीक है, उससे हम बच सकते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट मैंने बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। तीसरा है जी आंतरिक सुरक्षा समस्या से निपटना। जैसे देश के अंदर भी कभी कभी दिक्कत चलती है, जैसे नागालैंड में, मिजोरम में, पंजाब में, कश्मीर में कुछ लोग जो है वो अलगाववाद या आंदोलन वगैरह आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, आंदोलन नहीं आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, है ना, लोगों को मारते हैं या बहुत सारी चीजें वगैरह होती है। तो उससे भी हमें उससे भी हमें निपटना जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो भी हमारी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटना, ये भी भारत की रणनीति है। ठीक है, किसकी सुरक्षा के घटक है ये। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास तीव्र करना। अब जब आप तेजी से विकास करोगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच पाओगे, जैसे कि गरीबी हो गई, भूख हो गई, है ना, दुख हो गया, महामारी हो गई, है ना, आर्थिक असमानता हो गई, गरीबी अमीरी में डिफरेंस हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी देश को ठेस पहुंचाती है। इसी वजह से भारत ने ये सोचा कि हमको इसको भी टैकल करने के लिए, ये भी सुरक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, इसको भी टैकल करने के लिए हमें तीव्र गति से विकास करना पड़ेगा। आई होप मेरा आंसर आप बहुत अच्छे से क्लियर हो पाया हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणाओं के बीच में, सुरक्षा की धारणाओं के बीच में अंतर बताइए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पारंपरिक यानी जो बहुत पुराने से चली आ रही है, जैसे कि सेना। गैर पारंपरिक वो खतरे होते हैं जो कि पूरे मानव अस्तित्व के लिए खतरा पहुंचाते हैं। इसमें सैन्य सुरक्षा से परे आइए। तो यही लिखा हुआ है इसमें, पहले तो वही लिखा हुआ है कि सेना का उपयोग या उपयोग की धमकी वगैरह से संबंधित पारंपरिक कहलाता है। पाकिस्तान हमारे पे अटैक करता है तो ये क्या है, ये जो है वो आपका पारंपरिक धारणा के अंदर आता है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर। गैर पारंपरिक क्या आता है कि वो अटैक नहीं करता, वो टेररिस्ट को भेजता है, तो वो गैर पारंपरिक आता है। बीमारियां लग जाती है, महामारी कोविड-19 या कोई और बीमारी फैल जाती है, तो ये क्या है, ये गैर पारंपरिक है। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए पारंपरिक खतरे राज्य की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के मूल्यों के लिए मूल्यों को खतरे में डालते हैं। इससे क्या होता है कि किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि किसी देश की जो स्वतंत्रता होती है, संप्रभुता होती है, अखंडता होती है, उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। गैर पारंपरिक सुरक्षा उन खतरों से संबंधित है जो राज्य की तुलना में मानव के खतरे, यहाँ पर है ना, एरिया आपका टेरिटरी बॉर्डर पे कोई दिक्कत नहीं होती, अंदर दिक्कत होती है लोगों में, लोगों के अस्तित्व में, लोगों की राज्य को इतना खतरा नहीं होता, बट लोगों को बहुत ज्यादा खतरा होता है। कोविड-19 से मेरे बॉर्डर पे कोई दिक्कत थोड़ी ना आई थी, मेरे पे दिक्कत आई थी, मेरे लोगों मतलब हम भारत के लोगों पे दिक्कत आई थी। पारंपरिक धारणा के तहत मुख्य ध्यान सेना बल का उपयोग पर होता है, और यहाँ पर जो है गैर पारंपरिक सुरक्षा के तहत जो है वो सेना गैर पारंपरिक सुरक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। आपको अगर जो पारंपरिक अवधारणा से सुरक्षा से बचना है, मान लो कोई अटैक करता है, तो उसके लिए आप सेना मजबूत करो, बट यहाँ पर सेना मजबूत करने से कुछ नहीं होगा। हमारी सेना बहुत मजबूत थी, है, रहेगी, बट कोविड-19 से अपन सेना से थोड़ा ना बचे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए अपने को क्लियर हो गया कि गैर पारंपरिक सुरक्षा से अपन नहीं जो है वो सेना के बल नहीं जीत सकते, क्योंकि यार क्या हम क्या कर सकते हैं बताओ। अब हम अरे सैनिक जो है वो बॉर्डर पे लड़ तो सकते हैं, बट किससे लड़े, कोविड से थोड़ा ना लड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट वाला ये लास्ट वाला पॉइंट है कि पारंपरिक सुरक्षा के तहत बल सुरक्षा के लिए प्रमुख स्तर खतरा और सुरक्षा प्राप्त करने का साधन है। मतलब अपने आप को बल बल बनवा मतलब अपने आप को आप कह सकते ताकतवर बनाओ, बट इसमें ताकतवर बनाने से कोई फायदा नहीं है। इसमें ज़्यादातर हमें खतरा जो होता है वो सामान्य पर्यावरण से है, क्योंकि आपको पर्यावरण से तो फैला था वो कोविड-19, है ना, एक दूसरे से ऐसे। नेक्स्ट है कि पारंपरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। अब पारंपरिक सुरक्षा भी दो टाइप की होती है, एक तो आंतरिक सुरक्षा, एक होती है बाहरी सुरक्षा। ठीक है, देश के अंदर जब लड़ाइयाँ होती है ना, अशांति फैल जाती है, दंगे होते हैं या अलगाववादी कुछ लोग अलग करवाना चाहते हैं, तो ये आंतरिक खतरा है। ये पारंपरिक तो है, ये आंतरिक खतरा है। ठीक है, और एक होता है बाहरी खतरा, बाहर की कंट्री को अटैक कर दे। लेट्स अज्यूम, समझाता हूँ मैं आपको। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दूंगा। मान लो मैं हूँ, मैं ये बोलूँ कि जी मैं
अलग कर दूंगा भाई, अपना अलग वो कंट्री बनाऊंगा, ये फलाना फलाना बनाऊंगा। तो ये क्या है, ये आंतरिक खतरा है। मैं गलत बंदा हूँ, क्यों मैं देश को तोड़ने की बात कर रहा हूँ, और मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ बोलूंगा, सामने से बोलेंगे भाई तू भारत तोड़ने की क्यों बात कर रहा है, फिर वो मेरे को मारेंगे, फिर मैं भी मारूंगा, है ना। मैं ऑल दो ऐसा पता ही है, नाम ही मेरा भारत है, मैं क्या ही बोलूँ कि कितनी देशभक्ति है मेरे में, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आंतरिक धारणा का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है वो देश के अंदर अंतर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब कुछ लोग आंतरिक अलगाववाद को बढ़ावा वगैरह देते हैं, है ना, अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो क्या करते हैं, अलग देश बनाने की धमकी वगैरह देते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। और बाहरी जो होता है, जब कोई दूसरा देश हमारे पे हमला कर दे, तो ये बाहरी धारणा कहलाता है सुरक्षा का। ठीक है, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दुनिया में कहीं भी लड़े जाने वाले सशस्त्र संघर्ष में 95% से अधिक जो है वो आंतरिक युद्ध का संघर्ष है। 95% जितने भी युद्ध होते हैं ना, वो ज्यादातर आंतरिक होते हैं। हर कंट्री जो है वो आंतरिक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री में जो है वो आंतरिक जो है वो सुरक्षा से लेकर लड़ाई चल रही होती है। अलगाववाद आंदोलन हर देश में है, हर देश में, आप किसी में भी चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, भारत के अंदर भी है, पता ही है आपको। बट ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री, अमेरिका के अंदर है भाई, कनाडा, रशिया, यूक्रेन, पता नहीं किस किस कंट्री में है अलगाववादी आंदोलन, हर कंट्री में चलता है। ये चाइना है ना, बांग्लादेश है, श्रीलंका में हमने देखा था सिन्हाला ने अपने तमिल ने किया था, है ना, तो ये मिलता ही आपको। सुरक्षा के लिए खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों की पहचान करें। मतलब बहुत सारी, मतलब सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं, अब 4 ऐसे खतरे बताओ जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था, मतलब आज से 2000 साल पहले या 1000 साल पहले जिनके बारे में नहीं सुना था, बट आज सुन रहे हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो जी आतंकवाद। आतंकवाद के बारे में आज से 300 साल पहले, 500 साल पहले जाओगे ना, किसी ने भी आतंकवाद के बारे में नहीं सुना होगा। तो आतंकवाद का तो मतलब आपको पता ही है, अलग से आतंकवाद का है ना पैराग्राफ भी आ सकता है। आतंकवाद का मतलब होता है किसी को डराना, समाज में भय फैलाना, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों को टारगेट बनाना, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या धार्मिक तौर पे हो, उसी को हम कहते हैं जी आतंकवाद। ठीक है जी, और ऑब्वियस ही बात है, दुनिया के एक भी ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद से पीड़ित ना हो। हर देश के अंदर जो है ये आतंकवादी जो है वो बम बम फोड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। एक दूसरे को क्या, खुद तो बचते हैं और बाकी को मार, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो खुद को उड़ा लेते हैं कि भाई मैं खुद भी मरूंगा, दूसरों को साथ में भी लेके जाऊंगा, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये बेसिकली अभी हमें आज 300-400 साल पहले ही हमने, 300-400 साल, 100-150 साल से ही पहले नहीं थी टेररिज्म। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार इन्हें 3 प्रकार में वर्गीकृत करता है: राजनीतिक अधिकार, और आर्थिक सामाजिक अधिकार, और औपनिवेशिक लोगों पे अधिकार। तो बेसिकली ये जो अच्छा, मानवाधिकार की बात करते हैं। मानवाधिकार से रिलेटेड जो उल्लंघन हुए हैं ना, ये भी पहले नहीं हुआ करते थे, अब बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों के साथ भेदभाव वगैरह, लोगों के अधिकार वगैरह छीनना, ये सारी की सारी चीज़ें आज पहले देखी। अब देखो पुराने टाइम में क्या होता था, अगर लड़ाइयाँ भी होती थी ना, तो लोगों को बेसिक राइट थे, है ना। आपने सुना होगा निहत्थों पे तलवार नहीं चलाना, निहत्थों पे नहीं मार, तो एक हर बंदे के एक राइट होते थे, सब है ना एक सिद्धांत पे चलते थे। आज कोई सिद्धांत नहीं है, आज मानव अधिकार का बहुत ज्यादा उल्लंघन होता है। तो ये वही बता रखा है, मानव अधिकार से रिलेटेड भी समस्याएं जो है वो अब हमें देखने के लिए मिलती है, पहले इतने टाइम पहले, बहुत पहले जो है वो शायद नहीं देखने के लिए मिलती थी। और ये मानव अधिकार में क्या है, राजनीतिक अधिकार के लोग, राजनीतिक तौर पर अगर किसी बंदे के साथ भेदभाव वगैरह होता है, उनको भाषण का अधिकार नहीं दिया जाता, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाता, तो ये मानव अधिकार की श्रेणी में आता है ना। पहले दिया जाता था, आज से 100-150 साल पहले, 200-300-400 साल पहले लोगों के पास थोड़े राइट थे, आज नहीं है। अब मतलब ऐसा नहीं है आज नहीं है, आज जो है वो थोड़ा सा मानवाधिकार को लेकर कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपने लोगों को बोलने नहीं देते, यहाँ दिक्कतें वगैरह क्रिएट होती है। नेक्स्ट है कि आर्थिक और सामाजिक अधिकार। ये है आर्थिक और सामाजिक प्रकृति से संबंधित अधिकारों से संबंधित है। यानी मान लो किसी को कोई पर्टिकुलर जॉब या समाज में भेदभाव वगैरह होता है, तो इससे रिलेटेड अगर भेदभाव होता है तो ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन है। ये पहले इतना भेदभाव वगैरह नहीं, बट आज जो है बहुत देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है और औपनिवेशित लोगों का अधिकार। ठीक है, मतलब उनको मतलब किसी एरिया पे जाके अटैक वगैरह कर लेते हैं, उनका एरिया घेर लेते हैं, तो उनको भी कुछ अधिकार वगैरह है, तो उनके भी अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इसलिए मानव अधिकार जो है वो ऐसी प्रॉब्लम है, मानव अधिकार से रिलेटेड लोगों को राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते, ये जो है वो हमने आज ही 100-150 साल में ही नोटिस करी है। वैसे तो बहुत पुरानी है बात, बट मानव अधिकार की जो प्रॉब्लम है ना, आज थोड़ी मुखर होके आई है, आज हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई दिक्कतें वगैरह ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वैश्विक गरीबी, उच्च और वैश्विक गरीबी, है ना, और प्रति व्यक्ति आय वगैरह का कम होना, है ना, जनसंख्या का बढ़ना, अमीर देशों का अधिक अमीर होना, गरीब देशों का गरीब और ज़्यादा गरीब होना, ये भी जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने आज ही 200-300 सालों में नोटिस करी है। नेक्स्ट है कि प्रवास। प्रवास भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमने देखी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। पहले ऑब्वियस सी बात है, 100-150 साल पहले जब
रास्ते जो है इतने बढ़िया नहीं हुआ करते थे, एरोप्लेन नहीं हुआ करता था, रेल नहीं हुआ करती थी, तो जो लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती थी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे वो, किसी एक देश से दूसरी देश। बट अब देख लो, एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बहुत सारे लोग इलीगल जाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जो वो क्या करते हैं कि बांग्लादेश, है ना, जो रोहिंग्या है, वो क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर एंटर कर रहे हैं, है ना। तो और उससे नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ रही है, उनका तो कल्चर ही खत्म हो गया नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, पहले इतनी नहीं थी, तो ये नए आयाम है। ठीक है। सहकारी सहकारी सुरक्षा क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। इस सुरक्षा का मतलब होता है कि सबको साथ में आके, सहकारी सुरक्षा का अर्थ है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पे क्या होता है, बीच बच मतलब साथ आना। जैसे कोविड 19 है, क्या अकेला कंट्री कोई लड़ लेता कोविड 19 से? हमने देखो, हमारे पास थोड़ी फैसिलिटी थी, मतलब ऐसे नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी, बट थोड़ी सी फैसिलिटी थी, थोड़ी सी हमने वैक्सीन अगर ज़्यादा बनाई, हमने बांटी। हर कंट्री ने हेल्प करने की कोशिश करी यार, कहीं पर कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं बाढ़, जैसे इंडिया है, ठीक है, अर्थक्वेक आया था नेपाल में, भाई भाइयों की तरह हेल्प करी क्योंकि भाई है। श्रीलंका में दिक्कत आई थी, अभी देखो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जो हमारा आईएमएफ है, आईएमएफ है, या मैं बोलूँ शायद आईएमएफ नहीं, 2.9 बिलियन का लोन दिया था कि जी ये लो। इंडिया ने 4.5 बिलियन, छूटते ही 4.5 बिलियन दिया कि जो ये लो। समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये भी एक तरह से सहकारी सुरक्षा ही है, साथ में आके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे आज मालदीव्स के बारे में आप सुनते हो कि मालदीव्स ये है वो है ना, उसने इतना बोला हमारे इंडिया के बारे में। एक टाइम पे मालदीव्स के अंदर जो है वो अटैक हो रहा था, हमने हेल्प करी थी उनकी, हमने हेल्प करी थी। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से सहकारी सुरक्षा है, साथ आके हम उनको सुरक्षा वगैरह प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। तो अब तो यही वो बात लिखी भी है, तो इसको वही बता रखा है, देखो। सुरक्षा के कुछ मुद्दे से निपटने के लिए सैन्य टकराव की बजाय जो है सहयोग से, बातचीत करके, शांति से भी चीज़ों को निपटा सकते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए सेना की मदद ली जा सकती है, लेकिन गरीबी और प्रवास वगैरह जो होता है, प्रवासन वगैरह होता है, और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिनकी सेना की सहायता नहीं ली जा सकती, फायदा नहीं है। कोविड 19 हो गया, जैसे गरीबी से निपटने के लिए आप सेना से क्या वो लोगे। ठीक है। ऐसी रणनीतियां तैयार करना महत्वपूर्ण है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वगैरह बढ़े। ठीक है। और सहकारी सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के खिलाड़ी शामिल होते हैं। ठीक है। सहकारी सुरक्षा में देश मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी दिक्कत, जैसे कि आपको पता है एक एरिया है बेलगाम, अपना कर्नाटका और अपने महाराष्ट्र के बीच में, उसको लेकर लड़ाई चलती रहती है। तो वो भी हम बात तो सही सुलझाएंगे, ऐसे थोड़ा ना कि एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाएंगे भाई, खून खराबा करने लग जाएंगे एक ही देश के अंदर, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए भी सहकारी जो है वो सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि साथ बैठकर चीज़ों का निपटारा साथ बैठ करो। ठीक है, बाकी ये रीड करना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पारंपरिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य के अनुसार जब किसी राज्य की सुरक्षा पर खतरा होता है तो उसके पास क्या उपलब्धियां होती है। सिंपल है, पारंपरिक की बात करी, मैंने क्या बताया था, सेना। अब जब सेना कोई दूसरी कंट्री की सेना आप पे अटैक करती है तो आपके पास कितने तरीके होते हैं, क्या क्या वो होते हैं आपके पास ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो है युद्ध कर लो, दूसरा ऑप्शन है आत्मसमर्पण कर लो, है ना। पहला अगर मान लो युद्ध हो जाए, ठीक है, तो यह होता है सबसे पहले तो स्वीकार कर लो और लड़ाई लड़ो, हमला वगैरह करने, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल। पहला है जब वास्तव में युद्ध छिड़ जाता है तो हमलावर देशों के उद्देश्य से वंचित किया जाता है, जिससे मुंह मोड़कर हमलावर ताकतों को पूरी तरीके से परास्त किया जा सके। पहला तो लड़ लो उससे। अगर मान लो आपको पारंपरिक खतरे का संदेह होता है कि जी अगर जैसे ही पाकिस्तान हम पे अटैक करा, हमारे पास क्या है, तीन ऑप्शन है। वैसे तो ऑप्शन दो ही है, तीसरा तो हम देखते ही नहीं, वो ऑप्शन मैं बताऊंगा कौन सा ऑप्शन है। पहला तो है कि जी लड़ लो, वो हम लड़ लेते हैं। दूसरी बात है कि जी अपनी अपनी पावर को इतना, अपनी कंट्री को इतना मजबूत बना लो कि सामने वाली कंट्री अटैक करने से पहले सोचे। ठीक है ना। जैसे कि हम जैसे पाकिस्तान है, आज अटैक करने से पहले सोचता नहीं है, ओ सॉरी सोचता है, हमारे पे इंडिया पे अटैक करने से पहले सोचता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई दिक्कत हो जाएगी। तो पहला तो ये है कि पहले ही अपने आप को इतना बड़ा कर लो, इतना अपनी शक्ति को बढ़ा लो। ठीक है। ताकि सामने वाला अटैक ना कर पाए, जिसको हम इस वर्ड को कहते हैं हम शक्ति संतुलन। याद रखना, नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है, शक्ति संतुलन का क्या मतलब होता है, अपनी शक्ति को सामने वाली कंट्री की शक्ति के बराबर लाना, ताकि सामने वाला आपको अटैक करने से पहले सोचे कि हाँ इससे जीतना बहुत ज़्यादा कठिन होगा, शायद हम कभी जीत ही ना पाए। और तीसरा है आत्मसमर्पण कर दो, और ये चीज़ है जो हम नहीं करते। आत्मसमर्पण का मतलब होता है हथियार डाल देना, वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे से आता है, ये तो बहुत बार कर रखा है। 90,000 सैनिक, पता ही होगा, हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था पाकिस्तान के। फिर हमने भंडारा खिलाया था उनको, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है ना, पाकिस्तानी बड़ा खुश होते हैं, हाउस द टी हाउस द टी। अरे भाई 1971 में भंडारा कराया था, छोले पूड़ी चावल,
उसका भी बता दो, हाउस दी भंडारा। समझ रहे हो? चलो, और ये मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, समझ रहे हो? ये करवाया था हमने सही में, एक तरह से बैठा के ही खिलाया था। क्योंकि अब इंडियन आर्मी तो बोल दिया इन्होंने, तो हथियार दे दिए, हथियार डाल दिए, अब मारे क्यों इनको, मतलब कैसे मारे, इन तो हथियार ही डाल दिए, सिद्धांत है ना हमारे भी कुछ। अब फिर इंडियन गवर्नमेंट कहती भाई इनको कब तक खिलाएंगे हम। फिर जाके फिर इनको वापस भेजा था कि जाओ यार अपनी कंट्री में जाओ। फिर जाके वो थोड़ा और फैल गए कि नहीं देखो हमने अटैक किया था ये। अरे भाई, साइन किया है तुमने, हमारे बुकों के फ्रंट पेज पे फोटो है आपकी साइन करते हुए आत्मसमर्पण के लेटर पे। ठीक है, समझ गए? तो पारंपरिक खतरे से निपटने के लिए तीन तरीके हैं, या तीन तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो लड़ लो, शक्ति संतुलन कर लो, और तीसरा आत्मसमर्पण कर दो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरी दुनिया के लोग और पहली दुनिया के लोग में रहने वाले के सामने जो खतरे में क्या अंतर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो, तो तीसरी दुनिया का मतलब होता है जो हमारे जैसे विकासशील देश हैं, जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, जिनको इंडिपेंडेंट हुए 100 साल भी नहीं हुए। और पहली दुनिया के देश वो होते हैं जो बहुत ही पुराने देश हैं, जो डेवलप है। पुराने देश तो नहीं कहूँगा मैं, डेवलप है जो बहुत ज़्यादा। जापान हो गया, है ना, और अमेरिका हो गया, ब्रिटेन तो, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन भी कह लो। ऑल दो है, अब दिक्कतें वहाँ ज़्यादा है अब। ठीक है, चलो। तो नवनिर्मित नव स्वतंत्र देशों को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो नवनिर्मित है, जैसे हम भारत वगैरह जब आज़ाद हुआ था, तो हमें पाकिस्तान, सबसे पहली लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी, जिस साल बने थे उसी साल हो गई। तो जो नवनिर्मित होते हैं ना, जो जिनको नई नई आज़ादी मिलती है, नव स्वतंत्र देश होते हैं, उनको पड़ोसी के हमले से भी बचना पड़ता है, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन देशों में ना केवल अपनी सीमाओं से बाहर और ज़्यादातर पड़ोसियों से, बल्कि भीतर के भी खतरे का सामना करना पड़ता है। देश के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, बाहर भी प्रॉब्लम होती है, सीमा पे भी प्रॉब्लम होती है, पड़ोसी से भी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर अलगा जो नए देश बनते हैं ना, उनके अंदर अलगाववादी आंदोलन भी बहुत ज़्यादा चरम पे होते हैं। ठीक है, जो नए नए देश बनते हैं उसमें अलगाववादी का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट है, कभी कभार बाहरी और आंतरिक खतरे जो है वो विलीन हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं कभी कभार। जैसे इंडिया के अंदर कोई एरिया, कोई ऐसा है जो अलगाववाद आंदोलन छिड़ रहा है, तो पाकिस्तानी क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे कि हाँ 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 हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्यों? क्योंकि उसका फायदा हो रहा है। ठीक है, नए राज्यों के लिए पड़ोसी राज्य के साथ बाहरी और आंतरिक युद्ध में उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां, मतलब बाहर के खतरों से भी बचना पड़ता है एक नए राज्य को, और आंतरिक खतरों से भी बचना पड़ता है। बट जो हमारे तीसरी दुनिया है, उनकी प्रॉब्लम अलग है। उनका ये है कि जी हम अपने, ये वाली प्रॉब्लम जो हमने देखी ना, सीमाओं से रिलेटेड, अलगावा से, ये कम देखने के लिए मिलती है। सॉरी, पहले राज्य, पहली दुनिया के राज्य में, जो डेवलप कंट्री, अमेरिका वगैरह, जापान वगैरह में ऐसी प्रॉब्लम कम देखने के लिए मिलती है। वहाँ की प्रॉब्लम कुछ और है। वहाँ की प्रॉब्लम है कि उनकी जनसंख्या वगैरह तेजी से गिर रही है। उन पे, इन कंट्री का, जो पहली दुनिया की कंट्री होती है, इनका मेजर ध्यान जो होता है ना, वो होता है बीमारियों से बचने का, गरीबी खत्म करने का। ठीक है, और जो नए देश होते हैं उनकी पहली जो बेसिक सर्वाइवल होता है ना, लड़ाई वगैरह, वही खत्म नहीं होती, तो बाकी चीज़ों पे कैसे फोकस करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। गैर पारंपरिक सुरक्षा के घटक बताओ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। गैर पारंपरिक में पहले तो मानवता की सुरक्षा, जिसमें हम ये बोलते हैं महामारी, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। और एक होता है विश्वव्यापी, जो पूरे दुनिया में है, जैसे आतंकवाद, बीमारियों से बचना, जलवायु संकट, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो गैर पारंपरिक क्या बताया था मैंने, जो नई नई चीज़ें हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी, जो आज है। और उस उसमें को भी दो टाइप में बांट दिया, जो मानवता की सुरक्षा है और विश्व सुरक्षा। विश्व सुरक्षा जो पूरी दुनिया को बहुत बड़े लेवल पे बीमारियां हो गई, जलवायु संकट हो गया, आतंकवाद हो गया। और यहाँ पर जो किसी एक मानव को, जो पर्टिकुलरली मानव मानव को, कुछ कुछ मानव को और कुछ मानव को नहीं अफेक्ट करती, जैसे भूख, महामारी, है ना, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो हमको देखने के लिए मिलती है। अभी मैं आपसे जैसे बोलूँ कि अर्थक्वेक है, नेपाल में आया, क्या पूरी दुनिया में आया है? या पूरी दुनिया में एक साथ आया? नहीं। बट अगर हम बीमारी की बात करें, आतंकवाद की बात करें, पूरी दुनिया ही पीड़ित है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये विश्व सुरक्षा और उनके बारे में डीप में लिखा हुआ है, थोड़ा रीड कर लेना। बाकी पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने बोला। शक्ति संतुलन का क्या मतलब है और कोई राज्य इसे कैसे हासिल कर सकता है? शक्ति संतुलन का मैंने आपको मतलब बता ही दिया था। जब कोई देश अपने चारों ओर देखता है, तो वह देखता है कि कुछ ऐसे बड़े देश हैं जो उससे मजबूत है। ठीक है, ये ऐसा संकेत है जो उसके भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं, है ना। इसे गठबंधन बनाकर हासिल किया जा सकता है। किसी भी देश का गठबंधन की तुलना में, शक्ति संतुलन का मतलब होता है अपनी पावर को मजबूत करना, या ऐसी कंट्री के साथ मिल जाना जो ज़्यादा पावरफुल है और गठबंधन वगैरह बना ले रहा है राष्ट्र हित में। जैसे अमेरिका ने बनाया नाटो, यूएसएसआर ने बनाया वार्सा। ठीक है, और अपनी पावर को मजबूत करना, या तो सैन्य संगठन बना के, या आर्थिक
और तकनीकी शक्ति बनकर जो है वो आप शक्ति संतुलन कर सकते हो। पाकिस्तान चाइना से लड़ने के लिए हमने क्या सिर्फ जो है अपनी सेना बल को बढ़ाया? नहीं, हमने अपनी आर्थिक बल को भी बढ़ाया, अपनी तकनीकी बल को भी बढ़ाया, क्योंकि आपको पता है चाइना जो है वो आज मॉडर्न वॉर लड़ेगा हमसे। वो बॉर्डर पे कम ही लड़ेगा, बट वो हमें अंदर से खाने की कोशिश करेगा। जैसे वो क्या करेगा कि अपने कंट्री के अंदर सस्ती सस्ती चीज़ें बनाएगा और हमको बेचेगा, ताकि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, ताकि उसके बाद जो भी उसकी डिमांड वो पूरी हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। युद्ध के दायरे को नियंत्रित करने के उपाय बताओ, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। मतलब युद्ध से बचने के, अगर आप चाहते हो कि युद्ध ना हो तो क्या करो? सबसे पहले निस्तारीकरण। हर कंट्री को बोलो जी कम से कम अपने वेपन वगैरह बनाएं, क्योंकि अगर कम वेपन होंगे, कम लड़ाई होगी, कम विनाश होगा, कम खून खराबा होगा, और बहुत सारी कंट्री आपस में लड़ेगी भी नहीं। निस्तारीकरण। और इसके लिए बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुए। 1992 में रासायनिक हथियार संधि सम्मेलन हुआ था, जिसमें बोला था कि कोई भी बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ नहीं करेगा। एनपीटी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेगा। क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण का ध्यान रखेगा, है ना। ये अलग है। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भी बेसिकली वही बात करी गई थी, हथियारों से रिलेटेड ही बात करी गई थी। ऑल तो पर्यावरण भी था। एनपीटी वही है कि परमाणु बॉम्ब का उपयोग नहीं। जैविक हथियार का मतलब है बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ नहीं करेंगे, कोई ऐसे जानवर वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे जिससे लोगों को हानि पहुंच सके। ठीक है, और वो फैल सके, कोई वायरस वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। बट कहा जाता है चाइना ने कर लिया। शस्त्र नियंत्रण निम्नलिखित उपाय अपनाकर हथियारों को अधिग्रहण में निम्नलिखित, वो वही बता रखा है कि हमने जो ट्रिटी वगैरह करी है कि एग्रीमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है कि आप चाहते हो कि लड़ाइयाँ ना हो, युद्ध ना हो, तो उसके लिए आप विश्वास निर्माण कर सकते हो। ठीक है, विश्वास निर्माण कर सकते हो या आत्मविश्वास, जिसका मतलब है कि जैसे मान लो हमारी लड़ाई जो है वो नेपाल से कभी नहीं होती, खुला बॉर्डर है, कभी भी जाओ कभी भी आओ। भूटान से नहीं है, आराम से जा सकते हो, आराम से आ। श्रीलंका से लड़ाई नहीं है। ये पाकिस्तान से क्या दिक्कत है? दिक्कत है विश्वास की। आप है ना रोड पे उतरो, किसी भी बंदे से पूछो कि बात बताओ कि जी आपको पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा है या नेपाल पे, वो छूटते नेपाल बोलेगा। आप पूछोगे जी पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा है भूटान पे, आप बोलोगे जी भूटान पे भरोसा है। अगर आपसे कोई पूछे कि जी श्रीलंका पे ज़्यादा भरोसा है या पाकिस्तान पे भरोसा है, किस पे ज़्यादा भरोसा है, आप बोलोगे जी हमारे श्रीलंका पे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके आप में आप विश्वास है। और जब विश्वास होता है, जैसे कि मान लो श्रीलंका के बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आते हैं, अपने को पता है आन दो यार घूमने आ रहे हैं, विश्वास है एक। बट अगर कोई पाकिस्तानी वगैरह आता है, गलत तरीके से आता है, वैसे ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के अंदर नहीं आते, आते हैं। हम खुद बुलाते हैं, पता है क्यों? हम खुद वीज़ा देते हैं उनको, मेडिकल वीज़ा। ठीक है, देखो, अपने हम कभी लड़ाई को अलग ही रखते हैं। जैसे पाकिस्तान में आज भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने हमने मेडिसिन भेजी है बहुत सारी। ठीक है, वैसे पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड बंद कर रखा है कि जी व्यापार नहीं करेंगे, पर हमने वहां पर बहुत सारी दवाइयां भेजते हैं। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भेजते हैं हम, लेते कुछ नहीं उनसे, बट भेजते हैं। हम चाहते तो हम बोलते हैं कि जी अगर व्यापार पूरा बंद रखना है तो 100% बंद रखो, हम कुछ आपको दवाइयां भी नहीं देंगे, जैसे कि चीन कर देता है कभी बार। बट अपन का ऐसा नहीं है, हम देते हैं कि भाई आओ। लड़ाई के टाइम भी हम बहुत सारे पाकिस्तान को इंडिया के अंदर आने देते हैं, जो कि किसी बीमारी से पीड़ित हो, जो कि सस्ते में हम इसका इलाज वगैरह कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, या तो आप यूरोपीय कंट्री जाओ, यहाँ तो आप भारत आओ, भारत में सस्ते में हो जाएगा, पड़ोस में। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हमारी लड़ाई भाई गलत लोगों से है। हमको दिक्कत तो पाकिस्तान से भाई, उनको तो हमारे से जन्म से ही दिक्कत है मेरे को ऐसा लग रहा है। बट हम गलत भावना नहीं रखते और ना ही रखनी चाहिए। ठीक है, किसी बंदे में अगर दिल में गलत भावना है पाकिस्तान को लेकर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल पर्सन पाकिस्तान का रोटी खा रहा है वो, ठीक है, वो भारत से उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको क्या दिक्कत? बट जिस बंदे को भारत से दिक्कत है, तो फिर तो दिक्कत है भाई, हमको भी दिक्कत है फिर। ठीक है, चलो, एक हाथ लो एक हाथ लो, सिंपल लॉजिक है। तो नीचे उतरो। अब ये जो है वो पर्यावरण वाला मैं दोबारा बता चुका हूँ, रिपीट करने का ऐसा कोई फायदा है नहीं बच्चे, है ना। तो उसकी इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर्यावरण वाले का। अब आ जाते हैं जी नीचे वाले पे। ये हो गया। हाँ जी, वैश्वीकरण पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत ने वैश्वीकरण पे कैसे प्रभाव डाला है और वैश्वीकरण ने भारत पे कैसे प्रभाव डाला है। पहले वैश्वीकरण ने भारत पे कैसे प्रभाव डाला है वो देख लेते हैं। देखो, आर्थिक प्रभाव डाला है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भारत के अंदर निवेश बढ़ा है वैश्वीकरण की वजह से, है ना। और व्यापार बढ़ा है वैश्वीकरण की वजह से, वित्तीय सहयोग बढ़ा है वैश्वीकरण की वजह से। बट कहीं ना कहीं असमानता भी आई है, गरीबी और अमीरी जो है
गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है, अमीर और ज़्यादा अमीर हुआ है। तो ये एक आर्थिक प्रभाव है वैश्वीकरण का। सांस्कृतिक प्रभाव भी है, क्या हमारा कल्चर वगैरह भी बढ़ा है, ठीक है, इसके सकारात्मक प्रभाव भी और नकारात्मक प्रभाव भी है, ठीक है, हमारा कल्चर चेंज हुआ है, कोई नई 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 चीज़ें हमें अडॉप्ट करने के मिली है ना, तो ये अच्छी बात है, बट हम अपने अपने मेन कल्चर को भूलते जा रहे हैं, बुरी बात है। तो ये हमें सांस्कृतिक प्रभाव भी वैश्वीकरण की वजह से देखने के लिए मिला है। श्रमिकों पर प्रभाव, श्रमिकों को क्या प्रभाव हुआ है, सबसे पहले तो उनका जीवन स्तर अच्छा हुआ है, बट कहीं ना कहीं उनकी हालत भी बुरी हुई है, क्योंकि उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, उनको रूल्स फॉलो नहीं होते। तो श्रमिकों पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पड़ा है। और नेक्स्ट है कि राज्य की क्षमता पर भी कहीं ना कहीं कमी आई है, ठीक है, जो सरकार पहले सारे काम खुद करती थी ना, वैश्वीकरण जैसे मार्केट वगैरह का देखना और ये सारी, अब वो जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं देखती। अब जो है वो जो हमारी गवर्नमेंट है, उनका मेन मोटिव ये होता है कि डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए और ये सारी की सारी चीज़ों पे ध्यान, सुरक्षा पे ध्यान दिया दिया जाए, क्योंकि आर्थिक जो स्थिति है वो बाजार ही निश्चित करती है, और ये भी वैश्वीकरण की वजह से हो पाया है। दोबारा समझा दूं, दोबारा देखो। पहले है ना, जो पॉलिटिक्स होती थी, पॉलिटिक्स के अंदर सब कुछ देखना पड़ता था भाई, क्या चीज़ों का प्राइस क्या होगा, ये वो फलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती थी, ठीक है। राज्य जो है वो हर चीज़ पे नियंत्रण रखता था, बट वैश्वीकरण के आने के बाद है ना, राज्य जो है वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट में क्या चीज़ क्या होगी, कौन सी कंपनी आएगी, कौन सी कंपनी जाएगी, क्या प्राइस होगा, क्या नहीं होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है, ये डिसाइड नहीं करती गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का फिर टाइम बचता है, क्योंकि गवर्नमेंट फिर बाकी डेवलपमेंट के लिए काम कर पाती है। ओके, क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले पे, कि ये तो समझ आ गया कि भारत पे वैश्वीकरण ने क्या प्रभाव डाला है। अब अ, भारत ने वैश्वीकरण, ऊपर है कि वैश्वीकरण ने भारत पे क्या प्रभाव डाला है, भारत पे वैश्वीकरण ने क्या प्रभाव डाला है, ठीक है। तो जब 1991 में हमने भी एक पॉलिसी अपनाई थी, जिससे जिससे हमने वैश्वीकरण पर प्रभाव डाला, और पूरी दुनिया के अंदर हमने भी बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड वगैरह किया, अपनी संस्कृति बाहर के इलाकों में फैलाई हमने। नेक्स्ट है कि भारत ने आयात पर लागू टैरिफ यानी टैक्स को सीमाओं को मिटाने के लिए भी नए व्यापार नीति वगैरह अपनाई, तो इससे भी वैश्वीकरण पे फर्क वगैरह पड़ा। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण पे फर्क पड़ना मतलब भारत की वजह से कैसे बाकी कंट्रियों के व्यापार पे असर पड़ा है, ठीक है। तो भारत ने नई नई 1991 में एक नई नीति अपनाई थी एलपीजी करके, जिसकी वजह से दूसरे देशों ने भारत के अंदर व्यापार करना शुरू किया। तो इससे भारत ने विश्व की कंट्रियों को अफेक्ट किया ना, कैसे अफेक्ट किया कि वो अब इंडिया को भी एक नई मार्केट की तरह देख रहे हो, इंडिया में व्यापार कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने भी आयात से रिलेटेड टैक्स वगैरह लगाए हटाए, तो ये भी क्या है, ये एक बड़ा बदलाव है। नेक्स्ट है कि उद्योगों के अंतर्गत यह केवल कुछ निश्चित उद्योगों को छोड़कर जो है वो लाइसेंस प्रणाली को हमने समाप्त वगैरह कर दिया, ये भी जो है वो बहुत अच्छा हुआ। इसकी वजह से नई नई कंपनियां भारत के अंदर आ पाई, और निजी क्षेत्रों द्वारा बैंकिंग परिचालन में भी देश का विस्तार वगैरह हुआ, उसकी भी अनुमति दे दी। यानी जो बहुत सारे निजी बैंक थे, यानी जो प्राइवेट बैंक थी, वो भी भारत के अंदर आ सके, पहले आने की परमिशन नहीं थी। इससे भी हमने वैश्वीकरण को प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि भारत भारत की बहुत मतलब दूसरे कंट्री की बहुत सारे जो बैंक है वो भारत के अंदर आ पाई। येस बैंक हो गया, है ना, और फेडरल बैंक हो गया, एच डी एफ सी तो इंडिया की, और भी बहुत बड़े बड़े बैंक हो गए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो ऐसे भी खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया है, तो इससे भी वैश्वीकरण बेसिकली प्रभावित हुआ है भारत की वजह से, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो कि सांस्कृतिक तौर पे भी भारत ने वैश्वीकरण को प्रभावित किया है, योगा पूरी दुनिया के अंदर फैला के, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव। भाई लिख लो यार, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एक भी आ सकता है क्वेश्चन कि जी ये बताओ वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव बताइए, पॉजिटिव बताइए और नेगेटिव बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। या सिंपल पूछ लेगा भारत के वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव बताइए, वैश्वीकरण के जो है वो सकारात्मक, राजनीति को कैसे सकारात्मक प्रभाव डाला है वो बताइए, नकारात्मक प्रभाव वो कैसे डाला है वो बताइए, वैश्वीकरण ने आर्थिक जो है उस पर कैसे प्रभाव डाला है वो बताइए, और पॉजिटिव क्या इफेक्ट डाला है, नेगेटिव क्या डाला है, सांस्कृतिक तौर पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है जी। चलो जी, अब ये क्वेश्चन वगैरह पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भारत जो वैश्वीकरण है उसने राजनीतिक प्रभाव क्या डाला। तो देखो, राज्य की क्षमता की में कमी आई है। पहले राज्य सारे के सारे काम करता था, बट अब जो है वो राज्य कुछ मुख्य काम ही करता है, जैसे कानून व्यवस्था को देखना, सुरक्षा वगैरह को देखना, है ना। क्योंकि अब जो है वो बाजार जो है वो खुद ही अपनी आर्थिक नीति जो है उसको निर्धारित करता है, मतलब अब गवर्नमेंट इंटरफेयर वगैरह इतना नहीं करती। नेक्स्ट है कि राज्य की प्रधानता जो है वो बरकरार है, तथा उसे वैश्वीकरण
कोई खास चुनौती नहीं दे रहा, मतलब वैश्वीकरण से जो जो गवर्नमेंट होती है उसकी अ, उस पर दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताऊंगा। ठीक है, बट पहले ये देख लो कि इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण जो है वो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य वगैरह कर सकते हैं। अतः राज्य की देखो, अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी आ पाई है, तो जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों का डेटा अच्छे से रख पाई है और उनके लिए अलग से, क्योंकि जैसे मान लो हमारी कंट्री है, डेटा है हमारे पास कि हमारी कंट्री में ज़्यादा लोग जो है वो यंग है, तो उनके लिए पॉलिसी बनाई, है ना, कि कुछ इस एरिया में ज़्यादा लोग जो हैं वो बूढ़े हैं तो उनके लिए ऐसे पॉलिसी। तो बेसिकली प्रौद्योगिकी से ये भी फायदा हुआ है, वैश्वीकरण से प्रौद्योगिकी आई है और प्रौद्योगिकी से ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने के लिए मिला है। अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीति के अंदर भी वैश्वीकरण का एक नेगेटिव प्रभाव ये देखने के लिए मिला है कि पहले जो सुविधाएं सरकार वगैरह प्रोवाइड करती थी ना, अब वो सरकार वो सुविधाएं वगैरह प्रदान नहीं करती या नहीं कर सकती। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, एमएनसी वगैरह, उनका भी दबाव जो है वो भारत के अंदर बढ़ा है। जैसे भारत ने, आपको याद होगा एक टाइम पे 2019 के टाइम में हमने क्या किया था, बहुत सारी जो वो थे ना, क्या कहते हैं उसको, ऐप बैन करी थी, चाइनीज ऐप। तो क्या हमको फ़ोन बैन नहीं करने चाहिए थे? फ़ोन भी बैन करने चाहिए, बट हमने फ़ोन नहीं किए। क्यों? क्योंकि एक तरह से इम्पैक्ट है ना? अगर हम फ़ोन बैन कर देते तो लोग रोड पे उतर जाते कि यार चाइना के फ़ोन तो सस्ते आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, क्या खरीदें? तो इसी वजह से। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और जो है विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण वगैरह हो रहा है। अच्छा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है? सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो मेन मेन चीज़ें, कि इससे व्यापार वगैरह बढ़ा है दूसरे देशों से। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं श्रम में भी जो है वो निर्वाह हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए गए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है कि देश में तरक्की वगैरह हुई है। भारत का अगर एग्जांपल ले तो भारत के अंदर भी आर्थिक विकास होने का कारण जो है वो वैश्वीकरण माना जाता है। पर इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें भी है। दिक्कतें कहीं कैसे, सबसे पहले तो आर्थिक तौर पे जो एमएनसी है वो ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करती है। आर्थिक तौर पे कुछ ही देशों का ज़्यादा फायदा हो पाया, कुछ का नहीं हो पाया, है ना। दूसरी बात है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में ये भी है कि आर्थिक प्रभाव थोड़े लिमिटेड भी है, यानी असमानता फैल रही है। गाँव के लोगों को कम फ़ायदा होता है, शहर के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो शहर के लोग ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गाँव के लोग ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, तो ये भी नुकसान है इसका। आर्थिक प्रभाव ये भी है। और श्रमिकों पर आर्थिक प्रभाव ये पड़ रहा है कि जी उनको काम तो मिल रहा है, बट उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा वगैरह काम करवाया जा रहा है, तो उनकी कंडीशन वगैरह भी खराब हो रही है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। चलो, नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव तो आपको पता है, संस्कृति, दूसरे की संस्कृति। अब इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जैसे हमें नई नई चीज़ें खान पान की मिल रही है ना, नई नई चीज़ें पहनने वगैरह को मिल रही है, बट इससे इंडिया का कल्चर खत्म होता जा रहा है। इंडिया की जो खाने की चीज़ें उसमें बदलाव वगैरह हो रहे हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें चीज़ आप बोल रहा हूँ एक तरह से, ये हैदराबादी आ गई पता नहीं कैसे बीच में एकदम से। तो सांस्कृतिक समरूपता क्या मतलब होता है, जब दूसरे देश के कल्चर को आप अपना, जैसे आज देखो इंडिया में अगर कोई आपको जीन्स पहने में मिले तो आपको लगता है कि यार ये तो इंडिया का कल्चर नहीं है, नहीं, क्योंकि अब समरूपता आ गई है। अब सारे के सारे लोग देखो जीन्स पैंट शर्ट पहन के घूमते हैं, अपना सबका इंडिविजुअल कल्चर भी होता है, बट अब एक तरह से सांस्कृतिक समरूपता आ गई है। हम भी कोट पहन के घूमते हैं, हम भी सूट पहन के घूमते हैं, हम भी जो है वो लेदर शूज पहन के घूमते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये क्या है, ये सांस्कृतिक समरूपता है। अब हम पश्चिमी कल्चर को अपना रहे हैं। ठीक है जी, तो इससे सांस्कृतिक समरूपता भी आई है, मेल मिलाप भी, पर इस पे बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि कहीं ना किसी विशेष एरिया का जो संस्कृति होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, और कहीं ना कहीं उसको दिक्कत, आज लोगों को कुर्ता पजामा, पजामा तो नहीं, कुर्ता धोती पहनने में अ, थोड़ा लगता है यार ये कैसे, सिर्फ ये तो हम पूजा पाठ होगा तभी पहनेंगे, ऐसा वाला लगता है, समझ रहे हो। ये अब पॉजिटिव है नेगेटिव है ये आप देखो, ये मेरा काम नहीं है बताना, बट इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, सांस्कृतिक पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो रहा है। आप किस वे में आंसर लिखना चाहो, इसको पॉजिटिव वे में लिखना चाहो, नेगेटिव में, आपकी मर्जी है, बट जस्टिफाई एग्जाम में अच्छे से कर देना। नेक्स्ट है, वो तो लिखा हुआ है आंसर, तो वही लिखना है आपको वैसे तो। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है यार, सिंपल क्वेश्चन है यार, बट ये आता है 2 नंबर में। सेल फोन, इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह और माइक्रोचिप वगैरह हो गई, इन तकनीकों की वजह से वैश्वीकरण को बहुत बढ़ावा मिला है। साथ में हमारा जो क्या कहते हैं उसे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो चीज़ें हैं, जो क्या कहते हैं उसको, सूचना है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से जा पाई है, और साथ ही में एक जगह से दूसरी जगह लोग भी जो है वो बहुत तेज़ी से जा पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है ना। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अच्छा हुआ है। ओके जी, ये वाली क्लियर हो गई बात, आई होप आपको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देश में राज्यों की बदलती भूमिका की आलोचना करें, वही
जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो सरकार है ना, सरकार पे वैश्वीकरण का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहली बात तो है कि जो सरकार है उनकी क्षमता जो है वो अब कम हुई है। अब जो सरकार पहले सब कुछ कर सकती थी, कोई भी कंपनी कभी भी बैन कर, अब वो नहीं कर सकती। थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डाल देती थी ना कोई कंपनी किसी कंट्री की गवर्नमेंट पे, कोई भी कंपनी अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट डालती थी, लोगों पे impact, उसी दिन बंद हो जाती थी वो कंपनी। बट आज ऐसा नहीं कर सकते। ये एक इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट है कि बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। ठीक है। तो बेसिकली बाजार ही जो है वो सामाजिक प्राथमिकताओं को डिसाइड वगैरह करता है। इसका मतलब है देखो, चीज़ों के प्राइस मैंने आपको बताया, बाजार आज खुद चीज़ों के प्राइस डिसाइड करता है। तो इससे भी कहीं न कहीं कुछ लोगों को मिल पाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, तो ये भी है। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी कभी-कभार सरकार की नीतियों को बनाने में जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि मान मैंने आपको बताया था वो चाइनीज़ फ़ोन हमने बैन क्यों नहीं करे? कहीं न कहीं हमें हमें इंडियन गवर्नमेंट को भी लग रहा था यार बैन कर दे तो लोग रोड पे उतर जाएँगे, आंदोलन वगैरह करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके। नेक्स्ट है कि पुराना कल्याणकारी राज्य अब कानून और व्यवस्था के रखरखाव और सुरक्षा के रूप में कुछ मुख्य कार्य करने के लिए अधिक से अधिक न्यूनतम राज्य का रास्ता दे रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुत कम ऐसे काम रह गए हैं जो कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कर रही है। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं है उसके पास। ठीक है। जो पहले जो एक संरक्षणवाद की नीति अपनाती थी ना, वो अब खत्म हो चुका है। जो लोगों की ज़्यादा हेल्प करती थी सरकार, अब वो नहीं कर सकती। जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की गवर्नमेंट है ना, फार्मर को सब्सिडी देती थी। समझ लो, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों के दोनों जो है वो दोनों के दोनों डब्ल्यूटीओ में पहुंचा कि देखो, इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है गलत, अपने फार्मर को सब्सिडी दे रही है। हम अपने फार्मर की भलाई के लिए दे रहे हैं, बट ये जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मना कर रहा है कि जी फेयर रखो, हम भी नहीं देंगे, आप भी मत दो सब्सिडी। जबकि हमें हमारे फार्मर को थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी फार्मर की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है। चलो, मैकडोनल्डीकरण क्या है ये तो पता ही है आपको। मैकडोनल्डीकरण का मतलब है कि जो आप कह सकते हो कि जो वेस्टर्न देश है, खासकर अमेरिका वगैरह, उसका जो है वो दूसरी कंट्री की संस्कृति पर ज़्यादा प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसी चीज़ को मैकडोनल्डीकरण कहते हैं। मैकडोनल्ड्स जो है आपको पता है वो भी अमेरिका वगैरह की एक कंपनी है, पिज़्ज़ा मैकडोनल्ड, है ना? आई एम लविंग इट, ऐसा ही है ना मैकडॉनल्ड्स का? तो यही है, यही बता रखा है, इसी को कहते हैं मैकडॉनल्डीकरण। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है? जैसे कि आपको पता है वैश्वीकरण के विरोध करने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। पहला, राजनीतिक अर्थों में उन्हें अच्छा, वैश्वीकरण का विरोध इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि राजनीतिक तौर पर जो है वो राज्य को कमज़ोर करता है। आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी ये कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि किसी देश पर निर्भरता बढ़ाता है। आज हम एक तरह से चाइना पे थोड़ा बहुत निर्भर ही हैं, थोड़ा क्या ज़्यादा ही निर्भर है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ट्रेड बंद कर दे तो हमें थोड़ा धक्का लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का लगेगा, खासकर फ़ोन इंडस्ट्री को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना से डायरेक्टली आती है। ठीक है। और संरक्षणवाद के दौर भी कायम करना चाहते हैं, संरक्षणवाद वगैरह का दौर वगैरह भी, आर्थिक आर्थिक अच्छा, आर्थिक निर्भरता भी बढ़ी है और साथ में संरक्षणवाद का दौर भी, मतलब एक तरह से फ़ायदा सिर्फ अमीर कंट्रियों को हो रहा है। वामपंथी विचारक भी इसका विरोध वगैरह करते हैं। वामपंथी जो गरीबों के लिए सोचते हैं ना, जो लोग वामपंथी, हमने पढ़ा था ना सेकंड बुक के अंदर, वामपंथी वो लोग होते हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, सामाजिक अल्पसंख्यकों के बारे में सोचते हैं। वो भी कहते हैं जी वैश्वीकरण अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जो गरीब लोग हैं उनको दिक्कत वगैरह ही फेस करने के लिए मिलती है अल्टीमेटली। क्योंकि गरीबों, मैंने आपको बताया ना, गाँव का वैश्वीकरण क्या आर्थिक प्रभाव में होता है कि गाँव को कम फायदा हो रहा है, शहर को ज़्यादा हो रहा है, इसलिए और ज़्यादा अमीर, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक भी प्रभाव पड़ रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि लोगों की संस्कृति वगैरह भी बहुत सारी जो है वो खत्म होती जा रही है। लोग अपनी संस्कृति वगैरह भूलते जा रहे हैं, तौर तरीके भूलते जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच भी है, और इसी के लिए एक वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया गया है, याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया गया है, और इसकी 2016 में, जहाँ तक मेरे को याद है, या 2006 में, चेक करना आप एक बार, मीटिंग भी हुई थी भारत के अंदर, मुंबई के अंदर, जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है। और इसके तहत ही बहुत सारे लोग जो है वो वैश्वीकरण को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि जी पर्यावरणवादी जो है, मजदूर वगैरह है, महिला वगैरह के लिए, मानव अधिकार के लिए जो वैश्वीकरण है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है। और 1999 के अंदर जो है वो सिएटल में भी विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय जो है बैठक का विरोध किया गया था सिएटल के अंदर, अमेरिका के अंदर, और बोला गया था कि जी ये कहीं ना कहीं अ, ये भी एक तरह से विरोध ही दिखा रहा है कि जी वैश्वीकरण का विरोध वगैरह किया था वहाँ पर भी लोगों ने। ठीक है। एग्जाम्पल एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं, तो आपको बताना है यस, एग्जाम्पल दे देना फिर। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विभिन्नता क्या है।
वैश्वीकरण से प्रेरित सांस्कृतिक विशेषता और विवादपूर्ण हो जाती रही है। संस्कृति इसी विविधतापूर्ण बनने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय विभिन्नीकरण कहा जाता है। ओके, इसका मतलब है कि अलग अलग हो जाना, विभेद हो जाना। ठीक है, अब क्या है, कुछ लोग जो है ना वो इतने थोड़े से हो गए हैं कि वो दूसरे के कल्चर से जलते हैं। जल जलना यार बहुत गलत वर्ड बोल दिया मैंने, जलते नहीं है वो वो क्या करते हैं, उनको अपोज करते हैं, उनको गुस्सा आता है देखने कर। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अफगानिस्तान। ठीक है, देखो कुछ बंदे अच्छे होते हैं, कुछ बंदे गलत होते हैं। अब मैंने जैसे अभी पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, मैं डायरेक्टली पाकिस्तान के हर बंदे को नहीं कह सकता गलत है। मैं पाकिस्तान एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट की बात करता हूँ जब भी पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलता हूँ। बट अगर मेरे से आप पूछा जाए कि यार ये एक पाकिस्तानी बंदा है, तो मैं देखूंगा पहले कि अच्छा है या नहीं है ना। बट अफगानिस्तान में अगर आप जाओगे तो अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका से, नॉर्मल अमेरिकन जिसका कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल है वो, एक उसको कोई लेना देना नहीं, उसका कोई मतलब वो ना किसी चीज़ को सपोर्ट करता ना अपोज करता। ठीक है, और फिर भी अफगानिस्तान के लोग जो है वो अमेरिका के लोगों से हेट करते हैं, उनके कल्चर से हेट करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है कि जी हमारा कल्चर सुपीरियर, बाकी कल्चर खराब। हम अपने दूसरे के कल्चर को अपनाएंगे भी नहीं और ना अपनाने देंगे, चाहे वो छोटा सा भी परसेंटेज क्यों ना हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जी धोती कपड़ा ही पहनो, पैंट शर्ट मत पहनो, या विमेंस को भी कपड़ों के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती है कि जी नहीं आप यही कपड़े पहनो, यही कपड़े पहनो, ये वगैरह। तो ये क्या है, इससे ना अब क्या हो रहा है कि हमें दो अलग अलग जो है वो संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से पता चल रहा है, तो इसलिए विभेद हो रहा है कि जी वो तो संस्कृति दूसरे की है, ये संस्कृति हमारी है, हम अपनी अपनाएंगे, वो अपनी अपनाएंगे। ऐसा विभेद जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो एक तरह से एक तो होती है सांस्कृतिक समरूपता कि हमें दूसरों के कल्चर के बारे में जानने का मौका मिला है, हम उसको अपना रहे हैं। एक होता है सांस्कृतिक विभिन्नता या विभिन्नीकरण, हम दूसरे के कल्चर को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, उनको अपोज कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब संघर्षणवाद क्या है, और भारत में संघर्षणवाद की नीति ने को कब छोड़ा। राज्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विदेशी निर्यात को प्रतिबंध कर देते हैं, और इसी नीति को कहते हैं संघर्षणवाद। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, भारत का कोई छोटा टॉय मेकर है ना, टॉय पता है ना आपको, खिलौने बनाता है। वो क्या करता है कि भारत से अ, अब भारत के अंदर वो चीज़ें बेचता है, उसकी चीज़ें बिकती है 20 रुपए में, और चाइना से वही चीज़ आ रही है 10 रुपए की। ठीक है, तो अब भारत क्या करता है कि अब ऑब्वियसली कोई चीज़ चाइना से 10 रुपए की आ रही है, सस्ती आ रही है, तो नॉर्मल जो गरीब लोग हैं वो तो 10 रुपए की चीज़ खरीदेंगे, भारत के उसकी 20 रुपए की चीज़ क्यों खरीदेंगे। तो भारत क्या करता था, प्रतिबंध लगा देता था, जी चाइना से चीज़ ही नहीं आनी चाहिए एक टाइम पर। और सिर्फ मैं चाइना की नहीं, बाकी कंट्री का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसी चीज़ को कहते हैं संग्रषणवाद, जब आप अपने लोगों को बचाने के लिए विदेशी निर्यात पे प्रतिबंध वगैरह लगा दो, या जैसे ये होता है कि जैसे इंडिया के अंदर कोई चीज़ बन रही है, निर्यात की बात हो रही है, इंडिया में कोई चीज़ बन रही है, आप बाहर के देशों में भेजते जा रहे हो, जिसके अंदर जिसकी वजह से भारत में उस चीज़ की कमी हो जाए, तो इसलिए उस व्यापार को भी रोक दिया जाता है कि आप दूसरी कंट्री में मत भेजो। इसको भी कहते हैं संग्रषणवाद, ताकि भारत के अंदर उस चीज़ का प्राइस जो है वो कम रहे, बढ़े ना। ठीक है, और भारत ने 1997 में संघर्षवाद की नीति को त्याग दिया था और वैश्वीकरण को अपना लिया था। फिर भारत ने सब कंट्री के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। बाकी एक चीज़ बताना भूल गया, ये हमारा नेक्स्ट चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, इस पे मैं एक बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न वगैरह कैसे कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालते हैं, यूट्यूब पे आप कैसे पढ़ा सकते हो, दूसरे की वीडियो देखकर कॉपी करके कैसे यूट्यूब पर डाल के अर्न कर सकते हो, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है ना, एनिमेशन वीडियो आप कैसे बना सकते हो। मैंने 2 दिन के अंदर 25,000 रुपये कैसे कमाए। ठीक है, और ये कोई फेक वीडियो नहीं है। मैं देखो ध्यान से देखोगे, इस वाली वीडियो में 8 महीने का अंतर है। तो मैं ऐसा टाइम पास नहीं करता, जब कुछ आप, ये चैनल है ना 2 साल पुराना है और इस पर सिर्फ 70 वीडियो है। 2 साल पुराना है, 70 वीडियो है। तो बनाने का मोटिव यही था कि बच्चों को बेसिकली, जो बच्चे थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, जिनको लगता है घर से पैसे मांगना ज़्यादा सही नहीं है, दिक्कत हो रही है घर वालों को भी, तो उनके लिए चैनल बनाया है। तो आप चाहो तो इस चैनल को देख सकते हो। सब्सक्राइब करना ना करना वो अलग बात है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, बट फायदा उठाओ, वो ज़्यादा मेन चीज़ है। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।